Audible, audible, all right. So hello everybody and welcome to the session. Please let me know in the chat box. Am I clearly visible and audible? सही से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई पड़ रही हूँ? I'm extremely sorry, आजकल आपकी क्लास थोड़ी डिले हो जाती है 5-10 मिनट जो भी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज इससे पहले मेरी एक और क्लास हो रही होती है तो आपकी पीपीटी में टाइम लग रहा होता है. सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी जो 5-10 मिनट का डिले आ जाता है क्लास में, ठीक है. बट डोंट वरी, हमारा कोर्स टाइम पे होगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे फॉर श्योर. ऑलराइट, चैट्स को प्राइवेट करवा दूं? चलो भाई, चैट्स को प्राइवेट कर दिया जाए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद अपना नया चैप्टर. चैप्टर नंबर गलत लिखा है भाई, चैप्टर नंबर हमारा 4 है, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विद डी एंड एफ ब्लॉक. ये चैप्टर बोर्ड्स में टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है, नहीं 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है. ये चैप्टर बोर्ड्स में टोटल 7 मार्क्स का आता है. रुक जाइए, स्क्रीन फटाफट सही हो जाए. ये चैप्टर बोर्ड में टोटल 7 मार्क्स का आता है, ठीक है. ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर भैया 7 नंबर का आता है, चैप्टर 4 हमारा, ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका रीजन है, मैंने पहले भी आपको बोला है, इसके आप क्वेश्चंस लगाओगे तो वो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, या आप चाहो तो आप 10 ईयर की हेल्प भी ले सकते हो, वैसे ही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं. तो बहुत प्रिडिक्टेड क्वेश्चन इसके रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझना एंड इजीली आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है. जनरली थ्योरी बेस्ड, ऑफ कोर्स जनरली क्या थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके पास, ठीक है. चलो भाई स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक. तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 2 ब्लॉक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. एक ब्लॉक जो यहाँ पे बैठा हुआ है और एक ब्लॉक जो नीचे बैठा हुआ है ना. डी ब्लॉक का नाम होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड बेटा ये होते हैं हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है. एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक केमिकल काइनेटिक्स भी 7 मार्क्स का था बेटा. एक होते हैं ट्रांजिशन, एक होते हैं हमारे पास बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है. यस मैम. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी कि डी ब्लॉक के बारे में, और जो एफ ब्लॉक है यानी कि इनर ट्रांजिशन है, उन दोनों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. यस मैम. तो सबसे पहला जो बात होती है, सबसे पहली बात ये होती है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते हो. तो देखो बहुत सिंपल सी बात है. अगर मैं डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, जनरल, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी डी ब्लॉक की? n-1 d 1 2 10 ns1 2 2. ये होती है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. मतलब n-1 वेयर n इज शेल नंबर, है ना, जो शेल नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे आप बोलते हो ना, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन गया दैट इज n, लास्ट कौन सी शेल में गया, ठीक है. तो n इज लास्ट शेल एंड n-1 इज पेनल्टीमेट शेल. भाई आपने ये चीज पढ़ी होगी. देखो एक एटम ऐसा दिखता है, मैं इसको इस पेज में समझाती हूँ. ये एक एटम है ना. तो इसकी जो लास्ट शेल है बेटा, इसे आप बोलते हो वैलेंस शेल, एन से जिसे डिनोट कर रहे हो, वैलेंस शेल, है ना. वही जो ये वाली शेल है बेटा, ये होता है n-1 पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट, है ना. मतलब आखिरी शेल के अंदर वाली शेल दैट इज पेनल्टीमेट शेल. उसके भी जो अंदर शेल आएगी बेटा दैट इज n-2, इसे आप बोलोगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. आखिरी शेल इज वैलेंस शेल, उसके अंदर वाली शेल इज पेनल्टीमेट शेल, और उसके भी अंदर वाली शेल इज एंटी पेनल्टीमेट शेल, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल. तो अगर आप एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो कैसे करोगे? n-2 f1 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, n-1 d 0 to 2 इलेक्ट्रॉन, या 1 to 2 भी कई जगह लिखा रहता है ना, 0 to 1 आप जनरली लिख लेना, ns1 to 2 इलेक्ट्रॉन, या जनरली ns में 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, ठीक है. तो ये होती है एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बोर्ड्स में इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी की क्या है. बहुत बहुत कम चांसेस है ऐसा क्वेश्चन इस बार आपके में है ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना. लेकिन अगर आ जाता है तो बहुत डायरेक्टली ये चीज है. इनडायरेक्टली क्या है कि आपको एलिमेंट दे देगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, ठीक है. तो n-1 d 1 to 10 ns1 to 2, जिसमें ns2 भी लिख दो डायरेक्ट तो चलेगा, ठीक है. लेकिन कई जगह 1 भी होता है, जैसे 2 एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम और कॉपर, अभी आपको कराऊंगी, ठीक है. और ये होता है हमारा एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स रखते हो, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. बाकी एस और पी के आपके में पूछे नहीं जाएगी, लिखी हुई है, चाहो तो लिख लो, बाकी आपके में ये नहीं पूछी जाती है. आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा पहले ना हम डी ब्लॉक पे एक बात कर लेते हैं. डी ब्लॉक पे ना बेटा एलिमेंट्स को, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, या ट्रांजिशन मेटल्स. हम बोल रहे हैं इसमें सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, है ना.
कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिशन नहीं होते हैं। डी ब्लॉक में है पर वो ट्रांजिशन नहीं है। डी ब्लॉक में है कुछ एलिमेंट्स होते हैं बट दे आर नॉट ट्रांजिशन, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताओ कौन से नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये डी ब्लॉक में है, पीरियोडिक टेबल भी देख सकते हो। ये डी ब्लॉक में है पर ये ट्रांजिशन नहीं है, ये डी ब्लॉक में है पर ये ट्रांजिशन नहीं है। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। डी एंड एफ ब्लॉक की ट्रिक मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है यार, शॉर्ट में देख लेना जाके, है ना। सिंपल सी है, सकती वी करो मन फेको निकूजन, है ना। फिर उसके बाद ये था यहाँ जनाब नींबू पानी मोइटो ले रहे और सोन सोन सोन, ठीक है। तो ट्रिक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक आंसर आ गया जिंक, एक आंसर आ गया क्या, सब किश्तों में आंसर क्यों दे रहे हो, एक साथ लिखो यार। हाँ कह रहा लैंथनम और एक्टिनम, पिट जाओगे यार प्रियांशु, क्या बात कर रहे हो। हाँ लैंथनम और एक्टिनम बेटा वो डी ब्लॉक में ही होता है, उसके अंदर 14 एलिमेंट्स एफ में आते हैं। वेरी गुड। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनीशियम, ये वाले बेटा जो एलिमेंट्स है, ये वाले जो एलिमेंट्स है, जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनीशियम, ये डी ब्लॉक में है पर ये ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? अच्छा ट्रांजिशन का एक मतलब होता है, क्राइटेरिया होता है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना उन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएगा। आप इनके अलावा किसी को भी देख लो, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएगा, है ना। लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी कॉपरनीशियम, है ना, जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनीशियम, इन चारों में ही फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम बोलते हैं भाई ये हमारे हिसाब से तो ट्रांजिशन ही नहीं है, हमारे हिसाब से तो ये ट्रांजिशन ही नहीं है, ठीक है। तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, याद रखना ये चीज। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी के पहले भी एक और बात बता दूं, क्या सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आती है? हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मिनिमम तो हमें भाई इसकी आनी चाहिए, है ना। स्कैंडियम क्या होता है? देखो या तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ऐसे कर लो, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट आर्गन, या तो डायरेक्ट लिख दो आर्गन, है ना, और उसके बाद 4s2 3d1, है ना, ऐसे भी कर सकते हो 3d1। 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, तो 18 19 20 21 हो गया, यस मैम। इसको कर दो आर्गन 4s2 3d2, है ना, फिर सेम 3d3, सेम 3d4। अब इस पे आ जाना, इस पे भी हम आएंगे, ठीक है, ये गलत है। फिर उसके बाद वही सेम आर्गन 4s2 3d5, फिर सेम आर्गन दिस 3d6, फिर सेम 3d7, ठीक है, फिर सेम 3d8, फिर सेम 3d9, ये गलत है, गलत है तो मैम लिख क्यों रहे हो, अभी बताएंगे, ठीक है। फिर सेम 3d10, ठीक है। अब जो गलत है वो क्यों गलत है? गलत है मतलब उसमें क्या होता है बेटा, वो अगर आप क्रोमियम को देखो, क्रोमियम, तो क्रोमियम में हो रहा है 4s2 3d4, यानी कि यहाँ पे जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पे जा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये भाई साहब क्या बोलेंगे, ये भाई साहब क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे यार सुनो ना, अगर तुम s मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो तुम हाफ फिल्ड हो जाओगे। भाई s मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। और हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, दोनों के दोनों बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैम आर्गन क्यों लिया अभी बताएंगे, वो दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो बोलेगा यार 4s2 तुम मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आर्गन 4s2 की जगह 1 हो जाएगा और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब s अपना 1 इलेक्ट्रॉन उधर दे देगा तो 4s में 1 हो जाएगा और d में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो d 5 हो गया। तो ये हाफ फिल्ड होने की वजह से ये कहानी करता है। सिमिलरली कॉपर करेगा, कॉपर को देखो, ये कॉपर है भाई साहब। कॉपर बोल रहा है यार मेरे पास ना 4s2 और 3d9 है, ठीक, 4s2 और 3d9 है, देखो 4s2
और 3D में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर क्या बोलेगा? बोलेगा भाई सुनना, एक इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे। क्यों बोलेगा? क्योंकि ऐसा करने से ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, 4s1 हाफ फिल्ड है, ठीक है, और ये हो जाएगा 3d10 फुल्ली फिल्ड। तो ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला सकता है, इसको ये बात पता चल जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मैम आर्गन 4s1 3d10। तो ऐसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये पूरी कहानी करते हैं, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम आर्गन क्यों है, तो यार देखो बहुत बच्चों जैसी बात है। आर्गन है क्या? आर्गन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, है ना। तो आप नियरेस्ट नोबल गैस को लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मतलब अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, मैं बोलूं यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्कैंडम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां से यहां तक जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये एक आर्गन हीलियम गैस, सॉरी जो अपनी नोबल गैस है उसकी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम आखिरी शेल की ये लिख देंगे और यहाँ पे इस पूरे को लिखने की जगह आर्गन लिख देंगे। तो आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। आई होप सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सबको आता है। अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है ना सबने 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s एंड सो ऑन। तो पहले इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4p, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, है ना। वैसे तो ये 11th का पोर्शन है, तो मेरे ख्याल सबको बहुत अच्छे से याद होगा, बट फिर भी मैंने एक बार बता दिया आपको कि इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारी। तो हमें याद रखना है यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर 2 एक्सेप्शन है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सारी नोबल गैसेस थोड़ी लिखोगे, क्यों लिखोगे बेटा? आर्गन आ रही है नियरेस्ट नोबल गैस। जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती बेरिलियम की, तो मैं पता है ऐसे भी, देखो बेरिलियम क्या होता है 1s2 2s2, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो हीलियम 2s2, है ना। नियरेस्ट नोबल गैस लिखी जाती है, कोई ऐसे नहीं कि सारी लिख दो नोबल गैसेस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली चीज समझ गए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर्निशियम जो है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम व्हाई नॉट कॉपर ऑल्सो? व्हाई नॉट कॉपर ऑल्सो? कॉपर ऑल्सो व्हाट? कॉपर किया तो बेटा, कॉपर किया ना मैंने, सही तो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानो। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी है कि यार वो कैसा दिख रहा है ना, कि वो जैसे हम बचपन की क्लास में पढ़ते थे, बचपन की क्लास में, अरे यार ये ना बहुत शाइनी मेटल है, ये ना बहुत डक्टाइल है, मैलिएबल है, क्रिस्टल लैटिस बनाएगा या नहीं, सॉलिड है या लिक्विड है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो बस वही लिखा है यहाँ पे। नियरली हर बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले करता है मेटालिक प्रॉपर्टी, है ना, उनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मेटल्स होते हैं, कॉपर है, आयरन है, और क्या गोल्ड है, सिल्वर है, सारे अच्छे अच्छे मेटल्स हैं डी ब्लॉक में, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी ज्यादा होती है, मैलिएबिलिटी होती है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब कुछ इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज। इन सब में एक्सेप्शन क्या है? दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल। देखो मेटालिक स्ट्रक्चर्स वाला जो पूरा सॉलिड स्टेट का चैप्टर था वो तो हमारे सिलेबस से हट चुका है ना। चैप्टर 2 जो था वो हमारे सिलेबस से हट चुका है ना। यस मैम। तो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स को तो नहीं समझना है, बट फिर भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सुनो, जनरली जो हमारे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या करते हैं, वो एक मेटालिक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब एक मेटालिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मेटालिक स्ट्रक्चर का मतलब एक स्ट्रॉन्ग लैटिस दिखाते हैं, है ना। मेटल का एक बॉन्ड बना हुआ है, मेटल की एक जैसे रॉड बन गई, दैट इज मेटालिक स्ट्रक्चर उसका, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों है? क्योंकि इनके पास फुल्ली फिल्ड होता है। भाई वो ट्रांजिशन ही नहीं है यार, ये तो ट्रांजिशन ही नहीं कंसिडर करते हो, है ना, तो ये तो एक्सेप्शन है ही। और मैंगनीज भी है क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे के सारे जो है
they have one or more typical metallic structure at normal temperature. इनके पास एक से ज्यादा metallic structure भी होते हैं. हमें रटना नहीं ये चीज, क्योंकि as I said this is not in our syllabus completely, but हमें basic पता होना चाहिए, ठीक है. जैसे आप स्कैंडियम की बात करो तो वो HCP स्ट्रक्चर दिखाता है ना. कोई BCC दिखाता है. BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना. कहाँ गया ये BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. HCP कुछ दिखाते हैं ना, HCP स्ट्रक्चर मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है. तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, ठीक है. एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी ये दिखाते हैं, ठीक है. तो ये एक मैंगनीज तो एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं. मेल्टिंग पॉइंट जो मेन है पहले वो समझो. अब मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन जरूर आता है. मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, एज सिंपल एज दैट, है ना. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, है ना. 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट नहीं, वो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, ठीक है. तो एक होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें कोई हमारा गिवन अमाउंट ऑफ एलिमेंट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाए, या बॉइलिंग पॉइंट जिसमें वो बॉइल होना स्टार्ट कर जाए, जैसे 100 डिग्री होता है ना. तो ये हमारे बेसिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है ना. यस मैम. अब मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस पूछ लेना बेटा बाद में, पहले पढ़ लो, ठीक है. सारे क्वेश्चन पूछ लेना तुम बाद में. मेल्टिंग पॉइंट का जब हम ग्राफ देखते हैं तो पहले तो देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी. जनरली कॉपर्निशियम वाली तो हम क्या बोलते हैं उसको, सीरीज को पढ़ते ही नहीं है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी की 3 सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिसमें पहली तो सबसे ही इंपॉर्टेंट होती है. तो जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है बेटा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इनको समझो. जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास क्या है? इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर मैं बोल रही हूँ किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे भी ये चीज यू कैन से डिपेंड करेगी. मैं समझाती हूँ. अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो जैसे उसको मेल्ट करोगे या बॉइल करोगे तो वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, है ना. वो बोलेंगे मुझे इसके साथ बॉन्ड बनाना है, मुझे इसके साथ बॉन्ड बनाना है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बॉन्डेड होना चाहेंगे. अगर किसी के पास ऑलरेडी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना. तो जब इनके पास बॉन्डेड है तो वो बहुत हार्ड होते हैं, हम बोलते हैं दे आर वेरी हार्ड. क्यों? उनके इलेक्ट्रॉन्स किसी और से पेयर ही नहीं करना चाहते. दे आर हार्ड, दे आर लो वॉलेटिलिटी. इतनी जल्दी वॉलेटाइल नहीं होंगे, इतनी जल्दी ऊपर उड़ेंगे नहीं, वेपराइज नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्डेड में है. उनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फुल्ली फिल्ड हो चुके हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल जिसमें एक्सेप्शन हमारे पास ये है, आर वेरी हार्ड. मैंने एक चीज सही करूं, मैंने इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी बोल दिया. पहले आप ये समझो कि जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर लो वॉलेटिलिटी, ठीक है. वो हार्ड होता है और उनकी वॉलेटिलिटी कम होती है. मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहेगा. क्यों? वही जो रीजन बताया, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाना चाहेंगे. भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो लिखा दिए, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो पूरी बात सेम बताई मैंने. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो बोलेगा भाई मैं तो, अब सोचो आप कोई एक मेटल को बेसिकली बॉइल कर रहे हो, यही तो मीनिंग हुआ बॉइलिंग पॉइंट, है ना. तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो मेटल बहुत सारे मेटल है, उसके एटम्स है, तो वो आपस में मेटालिक बॉन्ड बनाने लग जाएंगे. और मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो उनको इतनी जल्दी मेल्ट करना, बॉइल करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. तो हम बोलते हैं उनका हाई होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. भाई मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उनका, वो खुश है अपने में, वो आपस में मेटल में बॉन्ड बना रहे हैं. स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है. क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मैम. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल सबसे पहले इंक्रीज करते हैं बेटा. आपने पढ़ा होगा ये ट्रेंड, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होनी स्टार्ट होती है. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे आते हैं, फिर उसके बाद कम होता है. तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड बढ़ रहे हो, है ना, अनपेयर, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पेयरिंग होने लग जाती है इलेक्ट्रॉन्स की. और इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट का भी ट्रेंड जो है वो एक बहुत अलग सा वेरिएशन दिखाता है. पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे पहुंचा, फिर नीचे आने लग गया. ऐसा क्यों हुआ होगा मैम? क्योंकि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग कर रहे होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आया. पॉइंट पे जैसे आया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई. अब जब पेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. ठीक है, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एक टिप पे आया, है ना, फिर कम होने लग गया, वही जिंक, कैडमियम, मरकरी के साथ क्या होगा बताओ? वो तो एक्सेप्शन हो गया मैम. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई हो ही गई नहीं. क्यों नहीं होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मैम.
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो मेटल मेटल का बॉन्ड बना रहे होते, मेटल मेटल का बॉन्ड बनाते, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमारी इसका बढ़ जाता, हमें बढ़ाना पड़ जाता। अब भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो मेटल मेटल का बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली या बोल लो कंपैरेटिवली कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। कोई बोल रहा है मैम स्लो, अब देखो कृति कह रही है, नहीं कृति नहीं कह रही है, कौन बोल रहा है, अन्विता कह रही है मैम 2x की स्पीड में कर दो, और वैभव कह रहे हैं मैम स्लो कर दो। क्या चाहते हो तुम लोग, ये सब तुम मेरी क्लास में कर रहे हो तो यार, हाँ कंफ्यूज याद दिया है तुम लोगों ने मुझे। यस बेटा ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, अब सुनना, सब में देखो सेम हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आया, अच्छा यहाँ पे एक डिप भी आ गई है ना, एक डिप आ गया, डिप 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 आ गया, फिर उसके बाद ऐसे सेम हो गया। यहाँ पे देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये तो समझ गए मैम, पर ये मैंगनीज नीचे डिप क्यों आ गया, ये डिप क्यों आ गया, फिर उसके बाद ऐसे हो गया। मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड समझ गए, पर ये डिप क्यों आएगी मैं समझाने जा रही हूँ, पर मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड समझ गए, ट्रेंड समझाती हूँ मैं, वापस से सुन रहे एक बार। क्योंकि डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही उसको एक मेटल मेटल के साथ रखे हुए आप सोचो इसको बॉईल कर दे, मेल्ट कर दे, तो वो मेटल मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में पेयरिंग बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा यू कैन से चाहने लग जाते हैं और मेटेलिक बॉन्ड बन जाए हमारे बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स ये चाहते हैं। ठीक है, यस मैम। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे वैसे वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे पहुंच गया, अब क्या होता है पेयरिंग शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, सबको पता है पेयरिंग आने लगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने लगे, तो फिर यहाँ पे कम होता जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, ये सब समझ में आ गया होगा। बट ये डिप कैसे आया, ये डिप कैसे आया, मैंगनीज और टेक्नीशियम, ये डिप कैसे आया इसको समझो। अगर आप मैंगनीज को देखो, मैंगनीज कैसे होता है, मैंगनीज होता है मैम 1 2 3 4 5, यही होता है मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 3d5 है ना, ये अगर एक 3d ऑर्बिटल में ड्रॉ कर दूं तो 1 2 3 4 5 यही होता है मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यस मैम। अब बेटा मैंगनीज कैसा है, ये प्रॉपर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है ना। अब आप पूरी कहानी को बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे देख लो, बल्कि इस चीज को यहाँ पे देखो, आप सब में डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेना है ना, अगर मैं ऐसे डी ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं, बहुत ध्यान सुनना, आएगा देखो समझ में बहुत इजीली आएगा, तुमको टेंशन मत लेना। पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 4 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए ना, तो इस तरीके से देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पहले एक अनपेयर्ड था, अब 2, अब 3, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, देखो ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा 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 है ना, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए मैम, समझ गए। फिर जब आप मैंगनीज का गया, फिर जब बेटा आप मैंगनीज में आ गए, मैंगनीज मैंगनीज मैंगनीज, जैसे 5वां इलेक्ट्रॉन गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड। अब हाफ फिल्ड से क्या लेना देना, हाफ फिल्ड का मतलब है बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा, वो नहीं कह रहा कि भाई मेटल मेटल मुझे बॉन्ड बना, उसे नहीं बनाना, वो हाफ फिल्ड है, वो स्टेबल है अपनी लाइफ में, और अगर वो स्टेबल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। समझे 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 समझे, देखो देखो ये डिप क्यों आया, क्योंकि मैंगनीज इज हाफ फिल्ड, इसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है भाई मैंगनीज की, वो थोड़ी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैं बॉन्ड बना लूंगा, वो नहीं चाहता, वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, वो मेटालिक बॉन्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो यहाँ पे एक डिप देखने को मिलता है जो कि मैंगनीज का होता है, और सिमिलरली बेटा टेक्नीशियम में होता है, हाफ फील्ड की वजह से। फिर उसके बाद सेम कहानी देखो, ऐसे ऐसे होते होते नीचे आते जा रहे हो। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो 6 इलेक्ट्रॉन आए, पेयरिंग शुरू होती जा रही है, पेयरिंग, और पेयरिंग शुरू होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स सी बात है मैम कम होता चला जाएगा। और क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी इन सब में तो फुल्ली फिल्ड है, वो तो पेयरिंग ही पेयरिंग है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे नीचे होगा। तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आप सोचोगे मैम क्रोमियम भी तो है ना, जैसे किसी ने लिखा भी है, पर बेटा क्रोमियम को आप कह रहे हो कि ये कंडीशन आ रही है कि क्रोमियम इलेक्ट्रॉन जा रहा है आखिरी। जब आप ये हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड बोलते हो तो आप क्रोमियम कॉपर कभी नहीं यूज करते, पता है? आप सोचोगे क्यों? क्योंकि उसमें एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको फिल किया गया है, वो एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके फिल हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड में कभी कंसिडर नहीं होता। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वही है जो नेचुरल स्टेट में हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड थी, ठीक है? उसके अलावा जो हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं उन्हें हम इनमें कंसिडर नहीं करते, ठीक है? चलो, तो मेरे ख्याल से वैसे सबको आ गया, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ एक केस बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया था। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज और हमें आंसर देना है। देखो सेम ग्राफ बनाया ना, सेम ग्राफ बनाया हुआ है। Why does tungsten has highest melting point? सबसे पहले तो ये सोचो कि ये टंगस्टन जो, और इसको पता है मैं एक बात बताऊं, डी एंड एफ ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, सब पढ़ो, पर जितना हो पाए क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि अगर आपने पास्ट
6 साल के भी क्वेश्चन लगा लिए ना, आप ये समझ लो कि आपको डी एंड एफ ब्लॉक समझ में आ गया। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है, मतलब आप इसको लेट्स से 1 घंटे में चैप्टर को खत्म कर रहे हो, पर आप इसको 3 घंटे क्वेश्चन को दे दो। अगर 4 घंटे का चैप्टर है तो सिर्फ 1 घंटे चैप्टर को, 3 घंटे तुम क्वेश्चन को दे दो, अपने आप तुमको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। मतलब हमारा तो फर्ज बनता है कि हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाएं, लेकिन आप इस चैप्टर में बस इतना करना। इवन मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th वालों को हमेशा लास्ट मोमेंट पे ये टिप देती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कभी ये नहीं बोल सकते कि कॉन्सेप्ट छोड़ दो और क्वेश्चन लगा लो, और ये आप किसी चैप्टर में बोलते भी नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप इसके क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो ना, दिस इज, क्योंकि बाकी और किसी में आप ऐसा नहीं कर सकते। बाकी सारे चैप्टर में क्वेश्चन घुमा के, कॉन्सेप्ट लगा के कुछ ना कुछ पूछ लेगा, बट इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। आप 5 से 6 साल के अगर केवल क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, आप समझ लो आप इनऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आएगा वो उसी की तरह आ रहा होगा। ठीक है, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस 5-6 साल, मतलब ये नहीं कि पिछले ही साल का पहले लगा लिया पेपर, वो इतना रिपीट नहीं होगा, बट जनरली इसके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो, व्हाई डज टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अब सोचो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एटमाइजेशन एंड व्हाई, क्यों इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप मुझे बता सकते हो? अभी हमने देखा, अभी हमने देखा। हाँ, मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, वो भी लगाना है आपको। यस, बताओ जल्दी से, क्लियरली बता दो मेरे को, जल्दी से। वेरी गुड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आंसर हो जाएगा, है ना। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है ना। एंड देयर इज मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग, अभी तो पढ़ा यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेटल बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी इन 5D सीरीज दैन 3D एंड 4D सीरीज। ठीक है, तो वो 5D सीरीज में हो रहा है, 4D और 3D में नहीं हो रहा है। ठीक है, 3D और 4D में कॉन्सेप्ट अलग लग रहा था, उसमें डिप आ रहा था, पर टंगस्टन में ऐसा नहीं होता। फिर क्या है, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल दिया क्या, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड वाई। अच्छा, ये इसमें रिपीटेड, इसमें है। अच्छा, ओके। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो अभी बता दे रही हूँ, जिंक होगा आंसर, पर क्यों होगा वो हम समझेंगे। ठीक है, व्हाई इज मरकरी लिक्विड? सेकंड क्वेश्चन को अभी कंफ्यूज नहीं हो ना, हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पहले समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाई इज मरकरी लिक्विड? मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब क्यों होता होगा, सोचो। अभी आपने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। इट इज ड्यू टू द लार्जर साइज, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते होंगे, एंड वीक इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है, यानी कि वीक मेटालिक बॉन्ड होता होगा। यही तो रीजन होगा ना, तभी तो वो हो रहा है, वीकर मेटालिक बॉन्ड बना रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे इसका जो मरकरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है सेकंड, व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन एस ब्लॉक एलिमेंट? अब देखो यार, ऐसे हमने कुछ कॉन्सेप्ट इसमें भी आगे पढ़ने भी हैं, बट आप कुछ समझ भी सकते हो। देखो, कुछ तो ऐसे हैं जो आपने नॉर्मल भी डी ब्लॉक पढ़ा हुआ है तो आप बता लोगे। क्या क्वेश्चन है, व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन एस ब्लॉक एलिमेंट? आप खुद से सोचो, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या रीजन होता होगा? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उनमें कम पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो कम है। क्या रीजन होता होगा? वही यार कि देखो, एस ब्लॉक से जब आप डी ब्लॉक में आ रहे हो तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जिसमें एटम का साइज जनरली डिक्रीज करता है, तो बस वही रीजन है। ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका एटम का साइज कम हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज इतनी जल्दी नहीं करना चाहेगा। भाई लेफ्ट टू राइट यही तो होता है, एटम का साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी इतनी जल्दी वो लूज करना चाहेगा, तो इसका रीजन हो गया। ठीक है, हाउ डज डेंसिटी वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? डेंसिटी होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम। वो बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो इन 3D सीरीज तो डेंसिटी में क्या होगा? सोचो डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डेंसिटी में क्या असर पड़ता है? एक्चुअली डेंसिटी जो है, आप याद भी रखना इस चीज को कि जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती है। डीडी ट्रांजिशन में क्यों लगेगा बेटा? डीडी ट्रांजिशन में नहीं लगेगा। ठीक है, डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर बिकॉज एटॉमिक मास यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एटम का मास जो है, मास अपॉन वॉल्यूम है ना। देखो, मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट तो मास इंक्रीज ही करता है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, तो ये इसका रीजन हो गया। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। देखो, डेंसिटी आपको कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तब भी आप बता लोगे इसका आंसर। बताओ आया? आया? क्लियर? जल्दी से बता दो एक बार। इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है। ये सबने करेक्ट आंसर दिया। देखो, जबकि डेंसिटी शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो इसमें, है ना, बट इट इज वेरी सिंपल यार। मास बढ़ रहा है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी आपसे कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें किसी का वॉल्यूम लिख के दे देगा और फिर ऐसा डेंसिटी वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है मैम, ये बता दो कि ये पूछा जाता है क्या कि ये एक्सेप्शन कैसे बना? ये एक्सेप्शन कैसे बना? नहीं यार, ये थोड़ी पूछेगा आपसे,
ऐसा थोड़ी पूछेगा ये एक्सेप्शन कैसे बन गया। मैं या तो आप ये पूछ रहे हो कि व्हाई इज इट एन एक्सेप्शन, तो वो तो क्वेश्चन है कि हाँ ये एक्सेप्शन क्यों है कोई चीज, पर वो एक्सेप्शन बना कैसे वो नहीं पूछेगा, बट वो क्यों है ये तो आप बता सकते हो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या क्या है, तो क्यों का तो रीजन इतनी देर से बता ही रहे हैं यार, क्यों का ही तो रीजन समझा ही रहे हैं। चलो ये आ गया, जिंक में एब्सेंस होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी सही है, एकदम एकदम सही है। जिंक चाहो तो लिख लो, देखो जिसको पता है वो कर लेगा बहुत इजीली, है ना। तो अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो बी ऑप्शन आपने बता लिया होगा जिंक खुद से ही, है ना, और नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, कल आपकी क्लास है ना, हाँ कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊं, ऑल राइट सुनो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन हो गया ना, हाँ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, किसी को याद है मैंने मोती की माला से ये बात समझाई थी। अगर आप एक मोती का माला ले लो, है ना, मतलब मोती से बनी हुई माला, उसको तोड़ दो, तो जो आपने एनर्जी दी उस मोती के जो माला में मोती जुड़े हुए थे, है ना, जो माला थी उसमें जो मोती जुड़े हुए थे, अगर मुझे उसे तोड़ना है तो जो मैं एनर्जी दे रही हूँ दैट इज उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा ताकि आप ब्रेक कर पाओ, एक बहुत सारे एटम ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक मोल लेट कर लो, एक मोल एटम मिले, उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, है ना, तो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसे रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायर्ड होती है ताकि आप तोड़ पाओ सारे बॉन्ड एक मोल सब्सटेंस में, कन्वर्टिंग इट इनटू इंडिविजुअल गैसियस एटम। तोड़ दिया, अब एक एक मोती अलग अलग हो गए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है मैम। एब्सोल्यूट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है बेटा वो ज्यादा होती है। सोचो क्यों होती होगी, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये बहुत जगह रीजन तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, आपको पता है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है मैम। वो मरकरी वाला एक बार और समझा दो, ठीक है, इस स्लाइड के बाद समझाती हूँ, ठीक है। तो उनके पास क्या है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। वापस से सुनना इस बात को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज देयर एटम्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैम वो डी ट्रांजिशन कर लेंगे। डी ट्रांजिशन पता है, डी और डी ऑर्बिटल में हेरा फेरी घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, याद है, अभी इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ाएंगे, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मैम इसका क्या लेना देना, अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। बता याद आया, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहेगा, और मेटल में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड हो गया तो तुमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने में, सिंपल, ठीक है। सो रीजन देख लो, these unpaired electrons participate in strong metallic bonding leading to strong interatomic interaction and high energy required to break these bonds। तो वही सेम ट्रेंड है। अब देखो जो आपने अभी मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ा, सेम ट्रेंड बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ट्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रही है। अच्छा डिप क्यों आया होगा, वही स्टेबल हो गया होगा, तो यहाँ पे ये आ गया होगा, तो वो मेटालिक बॉन्ड इतना अच्छा नहीं बना रहा होगा, ठीक है, तो उसमें कम एनर्जी देनी पड़ी, फिर ऊपर आ रहे हैं ना, और इस तरीके से ये कम होता जा रहा है, और जो हमारे कॉपर जिंक ये सब है, जिंक कॉपर मरकरी, उनमें क्या हो रहा है, उन सब में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेटालिक बॉन्ड वैसे भी नहीं बनाएंगे, तो हम इतनी एनर्जी हमें नहीं देनी पड़ेगी और वो टूट जाएंगे। बताओ क्लियर, किसे क्लियर है, सच पहले बता दो, जल्दी से बता दो एक बार, आया नहीं, डी ट्रांजिशन इसमें नहीं, आप भूल जाओ उसको, जो कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन आ रही है जिसको कुछ भी हो रहा है भूल जाओ, वो कोऑर्डिनेशन में समझाऊंगी तब आ जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर। सुमन इज सेइंग मैम आई हेट दिस चैप्टर, आई विल ट्राई माय बेस्ट ताकि तुमको प्यार हो इस चैप्टर से, ठीक है। हाँ डी ट्रांजिशन इज फॉर कलर प्रॉपर्टीज, उसको यहाँ पे भूल जाओ, बोला ना मैंने, वो डी ब्लॉक बोलना था मुझे, मैंने डी ट्रांजिशन बोल दिया, उसको भूल जाओ भाई। चलो आ जाए। अच्छा किसी ने मुझसे कुछ पूछा भी था ना, किसी ने मुझसे कुछ तो पूछा था, मरकरी वाला पॉइंट पूछा था ना, वाई इज मरकरी लिक्विड। अच्छा तो वाई इज मरकरी लिक्विड, मरकरी देखो मरकरी आता क्या है, जिंक कैडमियम मरकरी इस तरीके से आ रहा होता है, तो जो मरकरी होता है ना लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज कम होता है, मतलब जनरल ट्रेंड बता रही हूँ, तो वैसे ही मरकरी जो है उसका एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इट इज ड्यू टू, सॉरी आई एम सेइंग छोटा साइज होता है, लार्जर साइज होता है मरकरी जो है, मैं आपको समझाती हूँ।
जो मरकरी टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो एटम का साइज इंक्रीज कर रहा होता है। तो जो जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो मरकरी है उसका एटम का साइज जो है वो जनरली लार्ज, एज सच बहुत लार्ज भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, दोनों में से कुछ भी नहीं होता कंपैरेटिवली, बट जनरली आप अगर ऊपर से कंपेयर कर रहे हो एलिमेंट से तो उसका एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होता है। अब एटॉमिक साइज बड़े होने से क्या है, एटॉमिक साइज बड़ा होता है, साथ ही साथ इसके पास प्रेजेंट होते हैं बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो मरकरी है इट इज ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज होता है और एब्सेंट होते हैं इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं तो क्या होगा, तो जो आप मेटालिक बॉन्ड देख रहे हो, जो इंटरमोलिक्यूलर इसके बीच में अट्रैक्शन होगा वो बड़ा कम होगा, बहुत वीक इंट्रैक्शन होगा इनके बीच में, है ना। वीक इंट्रैक्शन होगा तो वीकर मेटालिक बॉन्ड होगा, और मेटालिक बॉन्ड वीकर होगा तो इट विल बी फाउंड एज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, इसका थोड़ा नहीं होता, बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड होता है ना, तो वो एक सॉलिड स्टेट में दिख ही नहीं रहा होता, तो दैट इज व्हाई मरकरी इज लिक्विड। ठीक है, तो मतलब एटॉमिक साइज नहीं भी याद रखोगे तो आप सिंपल चीज याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो सबसे वीक मेटालिक बॉन्ड बना रहा होता है और बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड बना रहा होता है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि वो एज अ सॉलिड नहीं लिक्विड दिख रहा होता है। यहाँ पे डेंसिटी वाला ब्रीफ कर दूं, डेंसिटी होता है हमारा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। वो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था डेंसिटी कैसे वेरी करेगी अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो 3D सीरीज में और क्यों। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख के दे दिया, तो 3D सीरीज में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, किसी में भी आप सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उस सीरीज में उसका एटॉमिक मास बढ़ता है। आप खुद से सोचो, स्कैंडिनम है, स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये कैसे लगे होते हैं, ऐसे ही तो लगे होते हैं एक सीरीज में, स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे लगे होते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देखो 21, 22, 23, 24, है ना। और क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर भी बढ़ रहा है, यानी कि एटम का मास बढ़ रहा है। और डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे मास इंक्रीज कर रहा है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी, तो मास बढ़ रहा है तो इस वजह से उसमें डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। और मास बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, चलो, तो वो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, वो समझ गए। हाँ, बाकी सब नीचे आ जाएंगे, ये सब नीचे आ जाएंगे बेटा, ये नीचे आ जाएंगे। क्यों नीचे आ रहे हैं, पेयरिंग होती जा रही है अब, है ना। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ जाए। ठीक है, कोई कह रहा मैम मैं ड्रिंक वाटर कर लो बेटा, पानी वानी सब पी लो इसी क्लास के बीच में, आ जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो ऑलराइट, मेरे ख्याल सब समझ गए। अब आ जाओ यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एक और पॉइंट समझो। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है उसमें जो बेटा सेकंड और थर्ड सीरीज होती है उसमें ध्यान देना एक बार। सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। मतलब आप फर्स्ट सीरीज देख रहे हो स्कैंडियम टाइटेनियम वाली, सेकंड सीरीज देख रहे हो और थर्ड सीरीज देख रहे हो, तो जो सेकंड और थर्ड सीरीज है जनरली उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेकंड और थर्ड सीरीज की जो है वो ज्यादा होती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेकंड और थर्ड सीरीज की ग्रेटर होती है देन द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज से। अच्छा, अब अगेन क्यों होता होगा, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकॉर्डिंग टू द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग। सब सेम ही है यार, सब सेम ही। देखो मतलब इस चैप्टर में ना अगर आपको ऐसा लगता है यार मैम हमसे ना ये चैप्टर नहीं होता, तो मैं आपको बता रही हूँ इससे आसान चैप्टर नहीं। इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें बस सुनो, ध्यान से समझो। इनऑर्गेनिक इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस थोड़ी से पॉइंट्स को आपको बस समझ के लिखना है। वो पॉइंट्स आप समझ गए, वो पॉइंट्स आपने लिख लिए, तो मैं आपको बता रही हूँ आप कई सारे आंसर्स वैसे भी कर लोगे। इवन इफ आपने वो टॉपिक्स अच्छे से नहीं भी पढ़ोगे तब भी कर लोगे आप उसका क्वेश्चन, क्योंकि आप इसे चाहे जितना डिफिकल्ट बोलो पर इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज समथिंग वेरी गुड थिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सुनना, इन कंपाउंड्स ऑफ द हेवी ट्रांजिशन मेटल्स, तो नीचे आते हेवी ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं जिसकी वजह से ये पूरी कहानी हो रही होती है। तो अब इसका भी रीजन समझ सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हो जो मेटालिक बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। ठीक है, वो मेटालिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होने लगता है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से, लीडिंग टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। बाकी सब सेम कहानी है, वही जो आप इतनी देर से समझ रहे हो सेम यहाँ पे लिखा है कि अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी सीरीज देखो तो नीचे की जो दो सीरीज है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है उसमें क्या होता है, उसमें मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, मेटालिक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, तो उस वजह से उनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होती है। बहुत बेसिक सा रूल है यार, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होती है। एटॉमिक साइज 11th क्लास में सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, सभी ने सुना होगा इसके बारे में, है ना, बहुत बेसिक सा रूल है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये हमारे 21 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक नंबर है ना। 3D सीरीज है ये बेसिकली।
इसमें क्या होता है बेटा, जनरली क्या होता है, पहले तो जनरली जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो किसी पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट चलने पे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, कुछ भी बोल लो, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज करता है? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को आप जेड इफेक्टिव से भी डिनोट कर सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से, जिसकी वजह से एटम का साइज कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक में हमें एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड देखने को मिलता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। सही तो है मैम? यही तो बोला आपने, हाँ सही है। लेकिन फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज ये कांस्टेंट हो जाएगा। इनफैक्ट एक टाइम के बाद इन दोनों में से एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। सोचो, पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, पहले एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है, फिर एटम का साइज कांस्टेंट हो रहा है, और बल्कि एक पॉइंट पे तो एटम का साइज इंक्रीज भी हो रहा है। ये ट्रेंड कैसे देखने को मिला? तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो लेफ्ट टू राइट पहले क्या है, आप यहां पे देखो, ऐसे डी ब्लॉक, ऐसे डी ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4, ये डी ऑर्बिटल है हमारी, है ना। तो पहले क्या है, स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन आया, यस मैम, फिर टाइटेनियम में 3d2, फिर 3d3, 3d4, 3d5, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है बेटा, जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, जिसे कई बुक्स में आप शील्डिंग इफेक्ट से भी लिखा हुआ देख सकते हो, जो मैं आपको भी समझा दूंगी, पहले आप ये तरीका याद रखो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, तो एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, जो होना भी चाहिए था जनरली, जो जनरली के हिसाब से होना भी चाहिए था। लेकिन जब हम आयरन कोबाल्ट निकल में आए तो क्या हुआ, लेट्स से हम आ गए आयरन कोबाल्ट निकल में, आयरन कोबाल्ट निकल में, अगेन मैंने डी ब्लॉक बना दिया, ठीक। डी ऑर्बिटल में कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, देखो देखो, आयरन क्या है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। कोबाल्ट में क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। निकल में क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो पेयरिंग शुरू होने लग रही है। इससे क्या लेना देना है मैम? अब बेटा देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, पूरी कहानी समझो। न्यूक्लियस क्या बोल रहा है कि यार मेरे पास प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, खींचो इलेक्ट्रॉन्स को। तो एटम का साइज कम हो रहा था अभी तक। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो साथ साथ पेयरिंग होने लग गई। अब न्यूक्लियस खींच रहे हैं अपनी तरफ, पर ये क्या कर रहे हैं आपस में, ये बोल रहे हैं ओ भाई दूर हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है रिपल्शन? क्योंकि पेयरिंग हो रही है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेयरिंग हो रही है ना। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेयरिंग हो रही है। न्यूक्लियस तो खींच रहा है, अरे भाई आजा आजा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, न्यूक्लियस खींच रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन अब पेयरिंग शुरू हो गई। अब न्यूक्लियस कह रहा है आ जाओ, पर वो देख रहा है अरे सामने तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही नहीं हो रहा, सामने तो मतलब क्या हो रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एकदम से आपस में लड़ने, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। हम कह रहे हैं आ जाओ इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाओ, पर जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपल्शन करना शुरू कर दे रहे हैं, मतलब वो शील्ड कर दे रहे हैं उसको। समझ रहे हो? मतलब मैं अगर न्यूक्लियस हूं और ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मैं इसको खींचना चाहूंगी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना तो ये पेयरिंग करके आ रहा है, मतलब ये जैसे आ रहा है बगल में इसके एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है सामने, अब ये इलेक्ट्रॉन बीच में शील्ड कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे हैं और जो न्यूक्लियस खींच रहा है वो बराबर हो रहा है। न्यूक्लियस कह रहा है अंदर आओ, वो कह रहा है बाहर जाओ, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट वाले वो कह रहे हैं बाहर जाओ, तो ये बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेटा बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के, या अगेन आप इसको बोल सकते हो शील्डिंग इफेक्ट के, ये बराबर हो गया। अब थर्ड कंडीशन समझो। अब थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, अगर मैं ये डी ऑर्बिटल बनाऊं, है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉपर की कंडीशन में। कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में टोटल, रुक जाओ ये नहीं उतार दूं, मेरे कान में दर्द होने लगा, ठीक है। कॉपर में क्या हो रहा है बेटा, कॉपर में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है और जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब तुम सोचो क्या हो रहा है, अब तुम सोचो, खुद से सोचो क्या हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, खींच रहा था न्यूक्लियस, फिर थोड़ी थोड़ी पेयरिंग शुरू हुई, तब भी न्यूक्लियस ने हार नहीं मानी, वो खींच रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब पेयरिंग इतनी हो गई कि अनपेयर पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने में खुश होते हैं क्या, खुद से सोचो।
तुम्हें लग रहा है खुश होते हैं? इलेक्ट्रॉन जब पेयर होते हैं ना तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ता है, यही तो बात हुई। अब रिपल्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि न्यूक्लियस के खींचने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बोल लो या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है, रिपल्शन, ठीक, या फिर आप इसे शील्डिंग इफेक्ट, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, ये बोल लो। ये बेटा इस बार बढ़ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। उतना न्यूक्लियर चार्ज ही नहीं लग रहा जितने इलेक्ट्रॉन खुद में लड़े मरे जा रहे हैं, लड़ मर जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई 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 तुम हटो यहाँ से। तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं क्या यार इलेक्ट्रॉन आते ही जा रहे हैं, हटो यहाँ से। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से न्यूक्लियस खींच नहीं पा रहे हैं। न्यूक्लियस कह रहा है अरे यार कहाँ रह गया इलेक्ट्रॉन, पर बीच में शील्ड बन गई इलेक्ट्रॉन्स की, वो अंदर ही नहीं आने दे रहे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो ये आपको दिमाग में ट्रेंड याद रखना है। एटॉमिक रेडियस का एक ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो कैसा दिखेगा? पहले एटॉमिक रेडियस ऐसे कम हो रही है ना, जो होना चाहिए जनरल ग्राफ में ना, ऐसे कम हो रही है, कम हो रही है, ऐसे लिख लो, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, एक पॉइंट पे सेम हो गई और फिर एक पॉइंट पे इंक्रीज कर गई। ये बन रहा है ग्राफ, है ना। पहले देखो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे कम हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों हो रही है? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है इस बार, या बोल लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतना रिपल नहीं कर रहे हैं, पेयरिंग अभी शुरू कहाँ हुई है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट पे ये कॉमन हो जाएगी, एक पॉइंट पे ये कॉमन हो जाएगी। क्यों कॉमन हो जाएगी मैम? अरे एक पॉइंट पे कॉमन इसलिए हो जाएगी क्योंकि जितना इफेक्ट पेयरिंग होती जा रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा एक पॉइंट जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को, वो भाई इतना रिपेल करने लग जाएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गया काम से। तो उस रीजन की वजह से यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बन के आएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। वरना यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जब जाओगे इनिशियली पहले कम होगी, फिर कांस्टेंट होगी, फिर बढ़ जाएगी, है ना। क्या बोला मैम ने? पहले कम होगी, फिर कांस्टेंट होगी, फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये भी समझ लो। यहीं पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों पढ़ना है पहले मैं आपको ऐसा करती हूँ, ये समझा देती हूँ, है ना। ये समझ लो पहले, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहीं पे आएगा, ठीक है। ठीक है, पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये समझो, वरना फिर समझ नहीं आएगा। अब सुनो, टॉप टू बॉटम क्या होता है यहीं पे समझो, ऐसे समझा देती हूँ मैं यहाँ पे ना। बेटा टॉप टू बॉटम आपको क्या लगता है क्या होता होगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ। टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? आप मुझे बताइए ये बात, आप मुझे बताइए ये बात। टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? देखो, तो हम जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आता है हमारे पास जिरकोनियम, हॉफनियम, है ना, हमारे पास आता है नियोबियम, है ना, और क्या आता है हमारे पास, और क्या आता है टैंटनम, है ना, टैंटनम। इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स आते जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स आते जाते हैं, ठीक है मैम। टॉप टू बॉटम में जनरल ट्रेंड जो आप लोग बताओ, सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया मैम। टॉप टू बॉटम में एटम का साइज इंक्रीज करता होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। सबको रीजन भी पता होगा, क्या रीजन होता है? क्योंकि यार नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है ना, शेल्स बढ़ेंगी तो एटम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर मैं बोल दूं कि टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीज कर रहा है, जो कि जिरकोनियम और हॉफनियम में देखने को मिलता है ना। जिरकोनियम की 146 के 145 के आसपास होती है ना, इसकी एटॉमिक रेडियस 145 होती है बेटा, और इसकी एटॉमिक रेडियस 144 होती है, सोचो। और इन दोनों की तो 134 के आसपास है ना, 134 और 134। तो सोचो, मतलब पहले साइज डिक्रीज कर रहा है और कई लोगों का तो साइज बराबर भी हो रहा है। पहले साइज कम भी, मतलब एक देखो सोचो, टॉप टू बॉटम आते टाइम एटम का साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज कर रहा है, फिर एक बार बराबर हो जा रहा है। सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, अगर मैं आपसे बोलूं लैंथेनॉइड क्या होते हैं, पहले लैंथेनॉइड का मतलब मुझे बताओ। लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं? लैंथेनॉइड होते बेटा जो आपके 4f सीरीज में बैठे हुए हैं, है ना, 4f सीरीज में जो बैठे हुए हैं। देखो समझाती हूँ। हमारे डी ब्लॉक में एक एलिमेंट होता है लैंथेनम, एक एलिमेंट होता है डी ब्लॉक में विच इज लैंथेनम। इस लैंथेनम के अंदर बेटा 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं, 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं। सिमिलरली बेटा होता है एक्टिनम, और इसके अंदर 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं। और ये जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है ये बैठे कहाँ होते हैं? नीचे एफ ब्लॉक में, जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लैंथेनम के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एफ ब्लॉक में उठा के रख दिया। क्यों? क्योंकि वो एफ ब्लॉक की तरह प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की तरह है ही नहीं, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो हैं, यहां पे बेटा होता है 4f ऑर्बिटल, है ना। आपको शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया? अभी हमने समझा शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं। दिस इज शील्डिंग इफेक्ट, है ना।
अगर मैंने बोला ये एक एटम है, अगर मैंने बोला ये एक एटम है, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर के और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें जो बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना बीच में, वो इसको क्या कर देंगे, रिपेल करने लग जाएंगे, वो इसको रिपल्शन देंगे, रिपल्शन दिखाएंगे, बोलेंगे ओ भाई बाहर निकलो, अंदर नहीं आना है तुम्हें। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन दिखाएंगे, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। देखो ये चाहता तो है, ये बहुत चाहता है इसके पास अट्रैक्ट होना, ये भी बहुत चाहता है इसके पास अट्रैक्ट होना, पर अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्ड कर ले गए तो ये कहानी ही नहीं हो पाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। सबके घर में मम्मियाँ हैं, मम्मियाँ क्या करती हैं, मम्मियों का एक काम तुमने देखा है कभी कभी, नोटिस करना, कभी आपको पापा जब डांटते हैं, 99% ये कंडीशन होती है, जब हमें पापा डांट रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं अपने मन में कि यार मम्मी कितनी अच्छी है, पापा कैसे हैं, पर 99% कंडीशन ये होती है कि वो पापा जो भड़के हुए हैं वो मम्मी की वजह से भड़के हुए हैं। समझ रहे हो? 99% ये हो जाता है यार, 99% ये हो जाता है कि मतलब जब तुम बाहर निकले हो तभी मम्मी ने ऐसे आंख दिखा दी थी, देख रहे हो इनको, ये अलग ही बिगड़ गई हैं, बहुत ही परेशान करती है इस लड़की ने तो हमें, या इस लड़के ने तो हमें, भैया हमसे तो अब ये संभाला ही नहीं जाता है, भैया अब आप ही देखो, आप भी नहीं बोलते हो इसीलिए तो और बिगड़ गया है। फिर जब आप वापस आ रहे होते हो तो पापा खड़े हो जाते हैं, अरे क्या है यार तुमको, तुम्हारी वजह से ये घर सही नहीं चल रहा है, तुम्हारी गलती है पूरी दुनिया में, सब पूरी दुनिया ठीक है, सबके बच्चे ठीक है, तुम बिगड़े हुए हो। तो वो पूरी कहानी जो है वो मम्मी की है। या कभी ऐसे मम्मी बोलती है जल्दी आओ पापा गुस्सा रहे हैं, तो पापा क्यों गुस्सा रहे, क्योंकि मम्मी ने उनको बताया है कि तुम्हें गुस्सा आना है। सही बात है ना, अग्री कर रहे हो ना इस बात से? ठीक है, अगर इसी की जगह मम्मी चाह ले, देखो पापा कभी कभी ऐसा भी है कि गुस्से वाली बात पे गुस्सा नहीं करते हैं, कभी हुआ ऐसा, बात बहुत गुस्से वाली कर दी है तुमने पर पापा ने किया नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोल दिया अरे हटाओ यार, तुम भी हर बात पे डांटते रहते हो बच्चे को, है हो गया क्या है, उसको परेशान कर दिया है, पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, करने दो उसको। ये होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो ये मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको बचा पा रही है या नहीं बचा पा रही है। अगर मम्मी ने देखो अच्छे से बचा लिया तो तुम पापा से दूर रहोगे, है ना। अगर नहीं बचा पाया तो बेटा पापा की चप्पल और तुम बहुत पास आ जाओगे, या पापा का थप्पड़ और तुम बहुत पास आ जाओगे। होता है ना ऐसा, बस वही है शील्डिंग इफेक्ट। अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इसको दूर भगाने लगे, बोले जाओ तुम चलो, मम्मी खुद ही सोचो, तुमसे बोल दे बेटा तुम उस कमरे में चले जाओ, पापा आज बड़े गुस्सा हैं, तो मम्मी बचा सकती है ना, बचा सकती है ना, बस वही है। अगर अंदर शेल के इलेक्ट्रॉन दूर भगाने लगे ज्यादा तेजी से इसको भगाने लगे, तो आप इस कंडीशन में बोलोगे कि यार अच्छा शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है तो तुम दूर हो गए, मतलब एटम का साइज बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट जब अच्छा होता है, ऐसे लिख दो अच्छा, तो एटम का जो साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि तुम दूर चले गए, तुम जा ही नहीं पा रहे हो पापा के पास, जा नहीं पा रहे हो, लड़ाई हो नहीं रही है, दुनिया खत्म। मतलब यार मस्त एकदम दुनिया शुरू, बल्कि खत्म क्या है ना, 2026 में तो दुनिया ही खत्म है, बट फिर भी तुमको अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलो चलो, अब इसी का उल्टा कर दूं, अगर मैं बोलूं शील्डिंग इफेक्ट बड़ा खराब है भाई, बड़ा खराब है, बेकार, वाहियात, बेकार, मम्मी बिलाई कर रहे हैं, ये बच्चे ने बहुत परेशान कर रखा है, तो क्या होगा? तुम यार एकदम पापा और तुम ऐसे ला 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 ऐसे हो जाएगा ना, ये ला 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 बहुत तेज से लगेगा तुमको, है ना। तो इस टाइम पे एटम का साइज कम हो जाएगा, तुम पास चले जाओगे अपने पिताश्री के, फिर तुम कभी किसी के पास नहीं जाओगे, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब होता क्या है, सबसे अच्छा एटॉमिक शील्डिंग इफेक्ट ऐसे याद रखो भाई, एस की मम्मी सबसे बढ़िया किसकी मम्मी है? एस की। एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर पी ब्लॉक का, फिर डी ब्लॉक का, और फिर एफ ब्लॉक का, ठीक। एफ ब्लॉक में क्यों सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है? सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, देखो, वर्स्ट शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो कुछ भी बोल देना, ठीक है। सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट एफ ब्लॉक का होता है। पूछो क्यों? हाँ, किसी की मम्मी तो सामने नहीं बैठी है, मम्मी ने सुन लिया, अरे यार मम्मियों से अच्छा कोई होता ही नहीं है। सही करती है वो, तुम लाया को डांट के। चलो पढ़ो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट बड़ा पुअर होता है, जिसका रीजन एक और है। देखो, मम्मी तुमको बचाएंगी तब ना जब मम्मी वहां पे होंगी। अब सोचो मम्मी बैठी है तुम्हारी, अमेरिका घूमने गई है, लेट्स से मम्मी पेरिस गई है, पेरिस घूमने गई है मम्मी, और तुम लेट आ गए घर में आज। अब तुम्हें मम्मी कैसे बचाएंगी? मम्मी तो दूर बैठी है ना बेटा, तो भले ही फोन में वो जितना बोले, पर तुम तो जितनी डांट खानी है वो तो खा ही जाओगे, है ना। तो अगर एफ ब्लॉक को देखो, तो एफ ब्लॉक में क्यों शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर बैठे होते हैं,
इतने दूर दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड ही नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें एटॉमिक साइज में एक डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो खराब है, और शील्डिंग इफेक्ट खराब है बेटा, तो इसका एटॉमिक साइज में, इसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज जो है उसमें एक सडन डिक्रीज दिखता है, स्लाइटली डिक्रीज दिखता है, डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज होता है। अब क्योंकि लैंथोनॉइड सीरीज में पूरी कहानी हो रही है, तो इसीलिए इस साइज में जो कम हुआ, साइज का जो डिक्रीज हुआ, उसको आप नाम दे देते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। आया 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 आया, समझ में आया, ये समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। एफ मतलब फादर से सबसे कम पास, ठीक है, जैसे भी अब तुम्हें याद करना हो, मैंने ट्रिक तुमको समझा दी, ठीक है। तो ये बेटा होता है, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे बेटा? यहाँ पे हो जाता है बेटा लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे हो जाता है लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर? ये चीज क्लियर है? चलो, तो मेरे ख्याल से ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, एटम का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आखिर ये जिरकोनियम और हॉफनियम की कहानी क्या थी मैम? ये तो आपने बताया ही नहीं, जिरकोनियम और हॉफनियम की कहानी क्या थी? ये रही, देखो। अब देखो होता क्या है बेटा, आप बताओ हॉफनियम आ किसके बाद रहा है? आपको क्या लग रहा है हॉफनियम किसके बाद आ रहा है? यहाँ पे लैंथोनम बैठा होता है, तो मैम लैंथोनम के बाद आ रहा होगा ना? नहीं, लैंथोनम का एटॉमिक नंबर होता है 51, हॉफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। लैंथोनम के बाद हॉफनियम आता ही नहीं एक्चुअली। लैंथोनम के अंदर 14 लैंथोनॉइड्स होते हैं, है ना, सीरियम वगैरह वगैरह, ल्यूटीशियम तक, और ल्यूटीशियम 71 होता है, जिसके बाद हॉफनियम आता है 72। तो लैंथोनम के बाद 14 लैंथोनॉइड्स हैं। लैंथोनॉइड में क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है मतलब लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एटम का साइज कम होता जा रहा है उनमें एटम का साइज कम हो रहा है, और वो उसके बाद जैसे ही हमारा हॉफनियम आया, बेचारे हॉफनियम को भी थोड़ा थोड़ा वो शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है वो सारे लैंथोनॉइड्स के बाद। समझ, मैं इसको बताऊंगी, आपको समराइज कर दूंगी, डोंट वरी। तो लैंथोनॉइड्स बैठे हुए हैं, उनमें लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब वो जैसे ही ल्यूटीशियम तक पहुंचे, उसके बाद आ गया हॉफनियम, तो हॉफनियम में भी वो थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, क्योंकि वो जस्ट लैंथोनॉइड्स के बाद बैठा हुआ है, वो जस्ट लैंथोनॉइड्स के बाद बैठा हुआ है, तो हॉफनियम का एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम हो गया। तो इस वजह से ये इसका रीजन होता है। जिरकोनियम और हॉफनियम में हॉफनियम का एटॉमिक साइज कम होता है, ठीक है, क्योंकि लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रहा होता है वो भी थोड़ा सा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज जो है ये कम होने लग जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कम होने लग गया, मतलब एटॉमिक साइज बराबर होने लग जाता है। तो इसका पूरा पूरा रीजन होता है। लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डायरेक्ट कई बार डेफिनेशन भी पूछी गई है। एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है एटॉमिक या आयनिक साइज में, है ना, इंक्रीज जैसे जैसे आप करते हो लैंथोनम से ल्यूटीशियम की तरफ जब आप आगे बढ़ते हो। दिस अनएक्सपेक्टेड साइज रिडक्शन अकर्स, क्यों? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन बड़े खराब शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं, नॉट वेरी इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, है ना, खराब शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं, तो लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं, लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम चीज यहाँ पे लिखी थी, अभी हमने पढ़ ली, और ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। बताओ, आ गया एटॉमिक साइज समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन क्या है, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 होता है, हॉफनियम का 72 होता है, हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, बिकॉज जिरकोनियम, अच्छा हमने बोला मैम कम होता है, नियरली कम, नियरली बराबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपको पता है 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है दोनों में, ये होता है 145, ये होता है 144, यही था ना, 44 या 43, हाँ 45 और 44, हॉफनियम 144, तो एकदम 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, 1 पिकोमीटर, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो आप इसको बराबर भी लिखा तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ऑलमोस्ट बराबर होता है, क्यों? हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन होगा जो इनका ये सब सेम है? या आपसे इसको 1 नंबर में, शॉर्ट आंसर में 2 नंबर में पूछ लेगा कि दिस व्हाई इज हॉफनियम हैव ग्रेटर एटॉमिक, सॉरी स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, या why zirconium have more atomic radius, या why they have same atomic radius। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन डी, बहुत आसान लगा होगा मेरे ख्याल से सभी को। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, अगर मैं एक एटम ले लूं, लेट्स से मैंने एक एटम लिया, देखो बहुत बेसिक सी सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक एटम ले लिया, ठीक है, लेट्स से कोई भी एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो मैं ऐसे बोलूंगी इलेक्ट्रॉन भाई निकल जाओ, तो तुम्हें लगता है वो निकलेगा? बेटा ये तुम्हारे एक्स की तरह नहीं है जो जिसको सिर्फ बहाना चाहिए तुम्हारे से दूर जाने का। थोड़ा सा लॉयल है हमारा इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। तो सुनो, तो अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक।
तो जो एनर्जी आप दोगे ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए आउटर मोस्ट शेल से, वही है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। वही क्या है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, मैं रीड करूं, मैं डेफिनेशन बताऊं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बोल गई मैम? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, देखो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहां से रिमूव करोगे बेटा? आउटर मोस्ट शेल से, आउटर मोस्ट शेल से ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब ये होता है कि एटम किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट मतलब अकेला होना चाहिए वो एटम, ठीक है। ये नहीं कि आप बॉन्डिंग में ले आ रहे हो कि लो भाई बॉन्ड है एटम का, अब निकाल लो इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि क्या बोलने जा रही थी मैं, क्या बातें करने लग जाते हो तुम लोग, हाँ ठीक है। मम्मी पापा के सामने क्लास हो रही है मैम, पर्सनल मत जाओ यार आप, ठीक है यार, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। चलो पढ़ो इसको। तो यहाँ पे जो आप एनर्जी, अच्छा दूसरी चीज थी गैसियस एटम। गैसियस स्टेट में एक एटम जो है वो बेटा आइसोलेटेड होता है, मतलब गैसियस स्टेट में एक एटम अकेला होता है, तो इसीलिए ये लाइन है। तो मैं इसको डेफिनेशन वापस से बता रही हूँ आपको। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी की जरूरत है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसे आप बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा एक जनरल ट्रेंड भी जान लो अगर मन हो तो, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा वो इंक्रीज करती है, वहीं जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझना हो समझ लो। देखो टॉप टू बॉटम में एटम का साइज जो है वो बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सोचो एक ये एटम बैठा है मेरे पास, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, मुझे किसको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी सोचो किसको देनी है? सबसे ज्यादा मुझे इसको एनर्जी देनी है बेटा, हाईएस्ट एनर्जी मैं इसको दूंगी। क्यों? क्योंकि उसके एटम का साइज कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत पास बैठा है न्यूक्लियस के, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको देखो भाई साहब को, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना, यही तो होता है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। एनर्जी दो, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, यही होता है। थोड़ी सी एनर्जी में भी निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है न्यूक्लियस से, है ना। तो टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका एक जनरल ट्रेंड है, ये एक इसका जनरल ट्रेंड है। जनरली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस डी ब्लॉक, है ना, सेम बताया, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि अच्छा याद रहो, हमेशा के लिए याद कर लो यार, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। आगे 11th का ही टॉपिक है ये पूरा, आपको पता है? पता है या 11th क्लास को तुम भूल गए हो? क्या तो मैम हमें 12th नहीं याद जो हमने अभी अभी पढ़ी है, आप बात कर रहे हो 11th की। वाह 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 मैम, समझ रही हूँ मैं। चलो सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक एटम के साइज के। मतलब अगर किसी का एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा घटेगी, और यही आयनाइजेशन एनर्जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के, है ना। अभी अभी तो देखा एटम का साइज कम हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। हाउएवर दिस इंक्रीज इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। अगर आप सोचते हो कि हमेशा बढ़ेगा घटेगा, ऐसा नहीं होता। अब आप बहुत बहुत ही बेसिक एग्जांपल समझ लो, बड़े ही बेसिक एग्जांपल समझो। स्कैंडियम टाइटेनियम, ग्राफ से ही समझा दूं, ग्राफ से ही समझ लो यार। ये देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ये ग्राफ होता है। अभी अभी हमने ये ग्राफ समझा, जनरल ऐसा ग्राफ मान लिया ना। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ठीक। अब देखो बेटा पहले क्या हो रहा है, एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे बताओ किसी के एटम का साइज बढ़ेगा तो तुमने क्या बढ़ा? अभी एटम का साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, अभी तो बोला आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। एटम का साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। फिर एटम का साइज कांस्टेंट हो गया भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एटम का साइज कांस्टेंट हो गया मैम। ये देखो एटम का साइज जो है वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट हो गई, है ना। अच्छा समझ गए मैम? अरे मैम आगे का हम आपको बता देंगे, आप क्यों बता रहे हो? एटम का साइज मैम,
एटम का साइज मैम इंक्रीज किया, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी बेटा, गलत गलत, आयनाइजेशन इंक्रीज करेगी। क्या करूं मैं क्या करूं, मैं कैसे प्यार कर रहा हूं तुमको इस चैप्टर से, इसमें इतने एक्सेप्शन है, लेकिन हम इस एक्सेप्शन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मस्त है मस्त है। सुनो, कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताओ। कॉपर और जिंक में ऑलमोस्ट दोनों को अगर हम देखें, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट होने लग जाती है ना। या ऐसे समझ लो, जिंक और कॉपर को केवल उठा लो, आप केवल जिंक और कॉपर को उठा लो बेटा, केवल और केवल जिंक और कॉपर को उठा लो, ठीक है। अब सुनना, मैं क्या करूंगी, मैं जिंक और कॉपर को उठा ले रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, है ना। जिंक की 3d ऑर्बिटल ड्रॉ करो और कॉपर की ड्रॉ करो, है ना। जनरली मैं भी बात कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैम 10 होगा, हाँ मुझे पता है 10 होगा, बट जनरल अभी हम एकदम रॉ वे में जान रहे हैं इस चीज को, एकदम रॉ, मतलब ये चीज होती है। अब हमें पता है वो बाद में इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर वो 10 इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। बट रियल में अगर हम बात करें, रियलिटी में एकदम स्टार्टिंग से बात करें, तो बेटा जिंक जो है वो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, है ना। हमें एनर्जी देनी है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। बेटा तुम्हें लगता है तुम जिंक से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? दिल से बता दो यार, तुम दिल से बता दो। नहीं मैं तुम सब हटाओ, नहीं मैं तो कहता हूँ भाई तू दुनिया भूल जा, है ना, वो सुना है तुमने, भाई मैं तो कहता हूँ तू दुनिया भूल जा, पर तू ये बता दे, तुम बताओ, तुम्हें लिटरली लगता है जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? फुल्ली फिल्ड है भाई, इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बहुत डिफिकल्टी से। मैं इसकी एक बार मैं आपको बताती हूँ, मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। जब एक एग्जाम, 1 मिनट को पहले मैं गिर ना जाऊं। एक बार क्या हुआ, एग्जाम था, मतलब नेक्स्ट डे, मैं आई वाज एन ऑफलाइन एजुकेटर उस टाइम पे, तो एग्जाम था मेरे एक स्टूडेंट का, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। अब वो पता नहीं क्यों इनऑर्गेनिक से डरा जाए, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों। तो उसने बोला मैम, पता वो मुझसे ऐसा मेरा कोई स्टूडेंट नहीं था कि वो पूरे साल उसने मुझसे पढ़ा, उसने मुझसे बहुत कम टाइम के लिए पढ़ा था, बट उसने आखिरी वो दीदी बोलता था मुझे, तो मैं दीदी यार मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है मैं D&F ब्लॉक में फेल हो जाऊंगा। तो मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने कहा बेटा तुम्हें ना 4-5 चीजें बस याद रखनी है, जहां तुम्हें डर लगे D&F ब्लॉक के क्वेश्चन से, तो तुम 4-5 चीजें याद रखना, जिसमें से पहली चीज हमेशा एक ही होती है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का रीजन। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी, अगेन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी, समझ रहे हो, मैं कभी तुमसे ये बोलूंगी नहीं कि ये सजेस्ट कर रहे हैं बेटा तुम ऐसा ऐसा करो, तुम वैसा वैसा करो। बट जनरली जब तुम, अभी तो देखो तुम्हारे पास टाइम है, 6 महीने तुमने पढ़ लिया, तब मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाई होंगी चीजें, 2 महीने, अभी जो 45 दिन है उसमें भी तुमको थोड़ा बहुत डिटेल बता देंगे, आखिरी के 5 दिन भी तुमको थोड़ा सा डिटेल बता देंगे, लेकिन सब खत्म हो जाए और तुम्हें नहीं आए ना, तो बेटा छोड़ के मत आना क्वेश्चन, फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड तो कम से कम लिख के आ जाना, ठीक है, कम से कम लिख के आ जाना, ठीक है, ठीक है। तो ये फुल्ली फिल्ड हाफ फील्ड तो तुम कम से कम लिख के आ जाना, ठीक है। बाकी समझिए, हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया कुछ, हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया। देखो पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पहले एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा है, एटम का साइज कम हो रहा है, तो अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये लिख लेना, ये लिख लेना, है ना। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या हमने कहीं पे, ठीक है, सही कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। चलो जो भी हो इसको सही कर लेना। तो ये, अरे मतलब रीजन तो समझिए ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार। अब छोटी छोटी चीजें प्लीज देख लिया करो, माइंड मत करना है, छोटी छोटी चीजें देख लिया करो। अभी बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप समझ गए होगे अपने आप, तो ये पूरी चीज है, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर, समझ गए? कह रहे कुछ तो गड़बड़ हो गया मैम फिर उसमें ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले पढ़ना जरूर है, ये शॉर्टकट तभी काम आता है जब थोड़ा सा लॉन्ग कट वाला तुमने मेहनत करी हो, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से ये चीज सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हाउएवर दिस इंक्रीज इज नॉट ऑलवेज स्मूथ विद सम इररेगुलरिटीज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करती है पहले फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर अ गिवन एलिमेंट, ठीक है। तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। वो हमें लग रहा है कि वो कम होनी चाहिए, कहाँ गया, हमें लग रहा है वो क्या कहते हैं यहाँ पे यार, जनरली तो मैम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपने बताया इंक्रीज करती है, बट यहाँ पे हर जगह अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले वो इंक्रीज कर रही है, फिर वो कांस्टेंट हो रही है, फिर वो इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है कि एटॉमिक साइज के हिसाब से दिखा रहा है। बताओ किसी किसी ये चीज क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। आ गया जिंक वाला? एक बार बस और बता दो मैम। बिल्कुल बताते बेटा, जिंक समझ लो। जिंक में क्या है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो जनरली ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट क्या है, एटम का साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, जैसा कि ये रूल कहता है। लेकिन
क्योंकि जिंक एक फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो, है ना। तो आप ये सोच रहे हो कि कॉपर और जिंक में एटॉमिक साइज ये हो रहा है तो ये होना चाहिए, पर एटॉमिक साइज केवल रीजन नहीं बना यहाँ पे। जिंक के पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिंक सबसे स्टेबल है इस पूरे ग्रुप में, मतलब इस पूरे पीरियड में सबसे स्टेबल था इस सीरीज में जिंक। तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना चाहेगा। आप सोच रहे हो उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उतनी जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहेगा, तो वो उसका रीजन है। ठीक है, सब क्लियर आ गया मेरे पास बहुत सारे, आई गेस सब समझ गए होंगे अभी। ठीक है, जिंक हैज रिलेटिवली हाई आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट्स 4s इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड दिस लीड्स टू अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आप सोचो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इधर उधर कर लोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो इतनी जल्दी नहीं निकालेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक चार्ट है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्लास के बाद रीड कर लेना। ठीक है, चाहो तो रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी देर क्लास होगी? क्लास यार होगी वही होगी, मतलब 9:45 के आसपास तक। चलो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मतलब टाइप ऑफ वैलेंसी, मतलब एग्जैक्ट वैलेंसी तो नहीं बोलेंगे, टाइप ऑफ वैलेंसी आप बोल सकते हो ना। मतलब बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली अभी हम उतना डिटेल में ना जाके सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो चार्ज है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मेटल ऑफ कोर्स सारे के सारे डी ब्लॉक में मेटल्स है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो उन पे जो ओवरऑल चार्ज आ रहा है दैट इज उसका अभी के लिए हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है मैम, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ऐसा होना चाहिए, पर यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी वो लूज कर रहे हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जिंक और स्कैंडिनम। जिंक तो भाई साहब तो ट्रांजिशन में ही नहीं आते, आधा तो हम उनको बोल देते हैं वो ट्रांजिशन में आते ही नहीं है ना, और स्कैंडिनम भी। तो ये दो को छोड़ के सब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा दिखाते हैं, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, तो आप बोलोगे मैंगनीज। मैंगनीज +2, +3, +4, +5, +6, +7 सारे इलेक्ट्रॉन्स तक लूज कर सकता है, सोचो, है ना। तो मैंगनीज जो है वो +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक में। शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडिनम और जिंक को हटा देना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाइड रेंज में बेटा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ns में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं देखो, और n-1 डी में भी होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं जनरल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यही तो होता है ना, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ns 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है ना। यहाँ से भी निकाल देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो केमिकल बॉन्डिंग बड़ी मस्त करते हैं, है ना, किसी से भी बॉन्ड जल्दी जल्दी बनाने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं तो वो ये काम कर सकते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें सबसे कॉमन अगर आपसे कोई पूछे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बोलना +2, +3। देखो +2, +3 ऑलमोस्ट सब दिखा रहे हैं, है ना, इसको हटा देना। +2 और +3 ऑलमोस्ट सब दिखा रहे हैं, +2 और +3 ऑलमोस्ट सब दिखा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप याद रखना +2 और +3 होती है, +2 और +3 होती है। मैच द फॉलोइंग। टाइटेनियम दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे हमें दिए हुए हैं ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, कॉपर। बताओ यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने पढ़े, है ना, अभी हमने पढ़े। तो बोल रहे हैं कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाने वाला है। देखो एक तो तुमको पता है ना, मैंगनीज दिख रहा है। मैंगनीज का बता दो पहले, तो मैंगनीज का बता दो, सबसे ज्यादा दिखाता है, +7 तक दिखा सकता है ना, +7 तक दिखा सकता है। मैंगनीज जो है भाई साहब वो +7 तक दिखा सकता है। तो सी का 1 पार्ट तो जरूर होगा, सी का 1 जिसमें नहीं है उसको हटा दो, ये नहीं हो सकता कभी भी। देखो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सी में 3 पार्ट लिखा है भाई, सी तो तुम्हें याद है, कुछ नहीं तो सी तो याद रखना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइटेनियम +4 था मेरे ख्याल से, है ना। टाइटेनियम जो है वो +4 तक दिखाता है ना, इसी तरीके से याद कर सकते हो। तो टाइटेनियम में 2 आना चाहिए, देखो ए में 2 आना चाहिए, ए में 2, ये देखो दोनों सही है। बाकी अगर जो बचा है देख लो, कॉपर जो है, कॉपर सबको पता है, कॉपर क्या होता है, कॉपर +2 दिखा सकता है ना, +2, +3 दिखा सकता है, +5 नहीं दिखाएगा, है ना। वेनेडियम का सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे फेमस +5 ही होती है, V2O5 सुना होगा आपने, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5, वेनेडियम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन, 1 विल बी द राइट आंसर। डी वाले पिट जाओगे, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट यार, है ना, बस यही होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो डिपेंड करते हैं उनके एक्सटर्नल बिहेवियर कैसा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे 2 टाइप, 3 होते हैं, 2 हमारे सिलेबस में जिससे क्वेश्चन आता है वो 2 ही होते हैं। ठीक है, तो एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, 3 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं बोलूँ पैरामैग्नेटिक, आपको याद है मैंने एक ट्रिक से याद कराया था, किसी को ट्रिक याद है, बताना वैसे फिलहाल। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है
वो जो एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलर, वो जो जिन मेटल्स की आप बात करने जा रहे हो, दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो दे आर पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक, सॉरी रिपेल्ड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। देखो पैरा मतलब हम थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, और डाया मतलब हम रिपल्शन कर रहे हैं उससे, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर रहे हैं। और फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली तुम अट्रैक्ट कर दे रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो किसी को ट्रिक, पैराग्राफ वाली ट्रिक याद है, क्या बात है, वेरी गुड यार, इतने सारे पैराग्राफ लिखने लग गए हो, तो यार आई गेस आपको ये चीज याद होगी। पैरामैग्नेटिक मतलब पैराग्राफ, तुम किसी को पैराग्राफ लिख रहे हो है ना, तो तुम कभी उससे पेयर नहीं हो पाओगे। आजकल तुम्हें शॉर्ट मैसेजेस करने पड़ते हैं, IYK इफ यू नो यू नो, IYK तो ऐसे लिखना पड़ता है ना। पैराग्राफ लिख रहे हो तो तुम थोड़ा अनपेयर्ड रह जाओगे, वो भले ही तुमसे वीकली अट्रैक्ट कर जाए, बट यू विल बी अनपेयर्ड फॉरएवर, ठीक है। क्या तो मैम यही तो गलती कर दी थी मैंने ठीक है। वही डायामैग्नेटिक बनने का तरीका क्या है, तो बस ऑपोजिट समझ लो। अब देखो इस ट्रिक से क्या समझते हैं, पैरा मतलब पैराग्राफ, तुम किसी को पैराग्राफ लिख रहे हो तो वो तुमसे भले ही अट्रैक्ट हो जाए, है ना, पर आजकल कदर किसको यार इन सब चीजों की, वेरी बैड सोसाइटी, है ना। तो हम बोलेंगे कि यार फिर आप पेयर नहीं हो सकते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक की, तो डाया मतलब पेयर, डाय का मतलब ही है पेयर, तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले तो ये याद रखना। और वो जो अट्रैक्शन वाली बात है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्शन, भले ही रिपल्शन हो पर तुम मेरे साथ रहो, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं इसको रीड कर ले रही हूँ, सेम चीज मैंने आपको बता दी। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होंगे बेटा, दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही साथ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायामैग्नेटिक की, तो ये रिपल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, पर साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख दे रही हूं मैं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक वैसे इतनी जल्दी आता नहीं, पर अगर आपसे पूछ लिया जाए मीनिंग आपको पता होना चाहिए, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद करना होता है, जिससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है अंडर रूट ऑफ n+2, वेयर n इज व्हाट, जल्दी से बता दो, वेयर n इज व्हाट, n का मतलब क्या है, बहुत बार बताया है इसका बेटा, यूनिट होती है BM, जिसका मीनिंग होता है बोर मैग्नेटॉन, BOHR, बोहर वाला पढ़ा ना, बोहर एटॉमिक मॉडल, वैसे बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n+2। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया है, कि n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको लिखना होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, तो अंडर रूट ऑफ n+2 वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से इनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स गिवन है, आप चाहो तो एक बार रीड कर लेना किसका क्या होता है, गो थ्रू कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डाइवेलेंट आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन विद एटॉमिक नंबर दिस इज, देखो एटॉमिक नंबर 25 है, आपसे बोल रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ n+2, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्या हो जाएगी, आर्गन 1s2, 3D में कितने 25 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, यही हो ना, मैग्नीज की बात कर रहा है, 25 मतलब, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो अंडर रूट ऑफ 5+2 है ना, 5+2, यानी कि आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5+2 7, अंडर रूट ऑफ 35, बोर मैग्नेटॉन। अंडर रूट ऑफ 35 किसके बराबर होता है, 5.92 के आसपास होगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू अराउंड 5.92, ठीक है। क्लियर, सबने करेक्ट आंसर दे ही दिया था ऑलरेडी। आगे बढ़ जाए, समझ गए, चलो। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, अपने जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कलर्ड आयंस बनाते हैं। कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं बेटा, क्योंकि इनमें होता है डी ट्रांजिशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये आपको अगेन मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही समझाऊंगी डिटेल में, जो अभी मैं बोल रही थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है, मतलब डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाती है, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है ना, वो स्प्लिट कर जाती है, 2 ऑर्बिटल ऊपर चली जाती है, 3 नीचे, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, 3 ऑर्बिटल ऊपर चली गई, 2 ऑर्बिटल नीचे रह गई। तो जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कूदाफांदी कर रहे होते हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये कूदाफांदी कर रहा है तो इनसे कुछ रेडिएशन निकलती है, और वो कलर्ड फॉर्म में होती है। जो रेडिएशन है ये कलर्ड फॉर्म में है, तो उसे हम बोलते हैं कलर्ड कंपाउंड्स ये फॉर्म कर सकते हैं, आयंस, कलर्ड आयंस ये फॉर्म कर सकते हैं, है ना। इसका अगर आपने पढ़ा हो सैंपल पेपर में, तो सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन था
कि एक पता नहीं क्या क्वेश्चन था, ऐसी कुछ था इसी साल के सैम्पल पेपर में, कि वो ना व्हाइट कलर ऑफ लाइट बाहर निकाल रहा है, तो वो कौन होगा? तो व्हाइट कलर ऑफ लाइट कौन निकालता है? मतलब जो कलर्ड आयंस नहीं दिखा रहा होगा। तो ऐसे दो ऑप्शन थे, आई गेस, आई डोंट नो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें से जो कलर्ड नहीं आयंस दिखा रहा था वो क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, है ना। जिंक उसका आई गेस आंसर था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद इतने अच्छे से, है ना। तो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा ये चीज। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको सिलेबस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अरे यार कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, डोंट वरी बेटा। तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन होता है। डीडी ट्रांजिशन क्यों होता है? क्योंकि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, कूदाफांदी कर रहे हैं। तो डीडी ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं पोर्शन ऑफ रेडिएशन और एमिट करते हैं, और उसी वजह से जो कलर्ड लाइट निकलती है तो हम बोलते हैं कलर्ड कंपाउंड्स दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो कौन से कलर की लाइट निकलेगी ये ऑपोजिट होती है कि उसने कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी है। अगर आपको याद हो ऐसे वी बी ग्योर, है ना, ऐसे बनाया था वी बी ग्योर, है ना। तो जस्ट ऑपोजिट लाइट, अगर किसी ने वायलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी तो वो येलो लाइट बाहर निकालेगा, येलो एब्जॉर्ब करिए तो वायलेट बाहर निकालेगा, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करिए तो ऑरेंज बाहर निकालेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करिए तो ब्लू बाहर निकालेगा, रेड एब्जॉर्ब करिए तो ग्रीन बाहर निकालेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करिए तो रेड बाहर निकालेगा। तो ऑपोजिट एब्जॉर्ब वो करता है। जनरली बहुत सारे अलग भी दिखाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द डीडी ट्रांजिशन विच अकर्स इन द विजिबल एरिया, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? कलर जनरेट हो जाते हैं, कलर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है मैम, समझ गए। फिर क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड, जो आपको मैं क्रिस्टल फील्ड में बार बार बोल रही हूँ, बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे, वो कौन कलरलेस है कौन नहीं, ये भी बेटा ये आपको एक बार पढ़ना जरूर होगा, जिसमें आप हमेशा के लिए ये चीज याद रखना, स्कैंडिनम +3 स्टेट में और टाइटेनियम +4 स्टेट में दोनों कलरलेस होते हैं। स्कैंडिनम का +3 स्टेट और टाइटेनियम का +4 स्टेट दोनों कलरलेस होते हैं। इसका रीजन पता है क्या है? स्कैंडिनम +3 का मतलब समझते हो? मतलब आर्गन 4s2 3d1, मतलब 3d में एक इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम बोल रहे +3, मतलब उसने तीनों इलेक्ट्रॉन अगर हटा दिए तो क्या वो कलर्ड आयन बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। उसके बाद आर्गन नोबल गैस आ गई, और नोबल गैस से तुम थोड़ी इलेक्ट्रॉन का डीडी ट्रांजिशन कूदाफांदी करा लोगे, तो वो हमेशा कलरलेस रहता है। ठीक है, सिमिलरली टाइटेनियम +4, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, सिर्फ आर्गन बचा, तो आर्गन मतलब एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो क्या इलेक्ट्रॉन कूदाफांदी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज याद रखना, ठीक है। उसके अलावा सब में यहाँ पे कलर देखने को मिलता है। जिंक करेगा, सोचो जिंक करेगा, जिंक जब +2 फॉर्म में है, +2 का मतलब समझते हो? उसने s से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, अब 3d10 बचा है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करना चाहेगा? वो क्यों ऐसा करेगा? वो थोड़ी कूदाफांदी में दिमाग लगाएगा अपना, तो इस वजह से वो भी कलरलेस होता है। तो ये 3 चीजें बेटा रट लेना दिमाग में, स्कैंडिनम +3, टाइटेनियम +4, जिंक +2, कोई कलर नहीं दिखाते। ठीक है, तो इसमें कई जगह आप व्हाइट कलर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वो, ठीक है। चलो, Which of the following transition metal ions is colorless? 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। स्कैंडियम +3, वेनेडियम +2, मैग्नीज +2, कोबाल्ट +2। बताओ, अभी जस्ट बोला कि ये चीज याद रखना, अभी जस्ट बोला ये चीज याद रखना। क्या याद रखोगे? स्कैंडियम +3, ठीक है। जिंक होता तो जिंक +2 लिखते, टाइटेनियम +4 होता तो वो भी सही आंसर होता। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जो हमारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? मतलब एक परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस में छोटे छोटे ग्रुप आके बैठ गए, फंस गए उसमें आके, ट्रैप हो गए, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ हमारे डी ब्लॉक की सपोज एक लैटिस बनी हुई है, मतलब वो एक क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, ठीक। इसके बीच में कई बार हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड्स एलिमेंट्स जो है वो फंस जाते हैं जाके, तो हम बोलते हैं इंटरस्टाइल हो गए। इंटरस्टाइल हो गए मतलब ये जाके ट्रैप हो गए इसमें, तो इसे आप बोलते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये फंस जाए इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, तो उसे आप बोलते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दे आर नीदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट, ना ही तो बहुत ज्यादा आयनिक होते हैं, ना ही तो ज्यादा कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इनकी कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी नहीं होता, मतलब कोई स्टोकियोमेट्रिक भी नहीं शो करते हैं। जनरली ये बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग। अब देखो यार, बड़ा बेसिक सी थ्योरी है, कैन रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, केमिकली इनर्ट होते हैं। तो रिविजन के तौर पर पढ़ रहे हैं, इसको तो बहुत ऐसी बेसिक तरीके से समझो, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं। मीनिंग याद रखना, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है वो इसमें फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ना ही तो आयनिक होता है, ना ही तो कोवेलेंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है इनका जनरली प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स भी आके बैठ गए इसमें, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो, ट्रेंड्स इन M2+M वाला ग्रुप, ठीक है, इसको सुनना। अगर मुझे M2+ से M में कन्वर्ट करना है तो पहले मतलब समझो। कोई चीज M+2 में है, उसे कन्वर्ट करना है आपको M में। इसका मतलब क्या है? इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, गेन किए हैं। क्या किया इसने? मैम +2 से 0 करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे, ठीक है। अब ये चीज दिमाग में बैठाए रखना, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी से समझना है, ठीक है। मतलब इस चीज को दिमाग में रखना।
M+2 से अगर मुझे किसी को M में बदलना है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते टाइम हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारी बातें सुनी थी क्या होती है ना? यस मैम। अब इररेगुलर वेरिएशन देखने को मिलता है इसमें आपको, मतलब आपको लगता है कि यार 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब को गेन करना है, मेटल बन जाना है, तो सारे डी ब्लॉक ऐसा करेंगे, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मान लो किसी भी डी ब्लॉक को +2 से 0 में कन्वर्ट होना है। +2 तो बहुत सारे दिखाते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +2 और +3। यस मैम। तो अगर आप बेटा इमेजिन करो किसी के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें उसे 0 में कन्वर्ट कर देना है। 0 में कन्वर्ट कर देना है मतलब मैम हमें उसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं, यही तो मतलब हुआ ना इसका, यही मतलब हुआ ना, हमें उसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा देने। यस मैम। तो यहाँ पे इररेगुलर वेरिएशन दिखेगा, कैसे वेरिएशन? देखो इस तरीके का वेरिएशन। तो होता क्या है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, देयर इज इररेगुलर वेरिएशन इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इररेगुलर वेरिएशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। मैम इससे क्या लेना देना? आयनाइजेशन एंथैल्पी याद है क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हाँ मैम, जितनी एनर्जी आप दो ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वही होता है आयनाइजेशन एनर्जी। यस मैम। या फिर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन अंदर आना है तो भी तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी ना, तो एनर्जी से रिलेटेड कहानी है। अब हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी तो एक स्मूथ ग्राफ बनाता ही नहीं है, पहले बढ़ रही होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर बढ़ती है, तो भाई वो तो एक रेगुलर ट्रेंड था ही नहीं। यस मैम। यहाँ पे 3 एनर्जी को दिमाग में पहले बैठा लो, आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, लिख लो कहीं पे। आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी सब समझ गए? यस मैम। सब्लिमेशन एनर्जी कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो रही है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी समझते हो? हाइड्रेशन मतलब पानी के लिए कुछ एनर्जी, समथिंग समथिंग। तो हाइड्रेशन एनर्जी का एग्जैक्ट अगर बताऊं तो मुझे किसी 1 मोल गैसियस आयन को पानी में मैंने डाल दिया, 1 मोल गैसियस आयन लिया, जैसे NaCl गैसियस फॉर्म में लिया 1 मोल और उसको इस पानी में डाल दिया और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रेशन के लिए इसमें जो हाइड्रेट होने में एनर्जी लगी है ना, जो पानी है उसको H+ और OH नेगेटिव में वो टूटा होगा, फिर Na+ और Cl- में Cl- के आयंस को पकड़ लिया होगा पानी ने, तो ये जो हाइड्रेशन है, ये जो एनर्जी निकल रही है इस पूरी कंसेप्ट में, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, इसको आप वापस सुनो, किसी गैसियस आयन को मुझे पानी में डालना है, 1 मोल गैसियस आयन को जब मैंने पानी में डाला तो जो एनर्जी इससे बाहर निकली उसमें, दैट इज उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, पहले ये चीज याद रखना। अब इन तीनों की वजह से, सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, तीनों की वजह से जो E0 की वैल्यू है, अभी इसको फिर से समझेंगे हम, इसको टेंशन मत लेना, जो E0 की वैल्यू बेटा वो डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। भाई लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो सोचो करना क्या है, करना क्या है। E0 की वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? E0 की वैल्यू बतानी है, मतलब +2 से 2 बनाना है उसको, मतलब हमें उसे इलेक्ट्रॉन देना है, तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने में ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिक्रीज, E0 की वैल्यू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब जानते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 पढ़ा तो था, याद है? E0 इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ये याद है किसी को? E0 के बारे में हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसका? रॉड का और जो इलेक्ट्रोलाइट है, यही तो था। तो वो डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाने में, वो डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाने में, पहली चीज डिक्रीज करेगा अक्रॉस द सीरीज। अब आएंगे एक्सेप्शन, कौन कौन सा है? मैंगनीज, निकेल, जिंक। देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, मैंगनीज और जिंक और फिर निकेल। क्यों? देखो मैंगनीज और जिंक बहुत इजी है समझना। मैंगनीज और जिंक में होता क्या है? मैंगनीज और जिंक में होता क्या है? हाफ और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाफ और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, वो क्यों चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेना? सोचो, खुद से सोचो। मैंगनीज और जिंक तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, वो हाफ फिल्ड है, वो फुल्ली फिल्ड है, उठा के टिप दो वो वाला पॉइंट, उस पॉइंट को उठा के बार बार रख दो यहाँ पे। हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड बहुत जगह काम आएगा, वो हाफ फिल्ड है भाई साहब, फुल्ली और भी रीजन होता है पता है, एक्चुअली बहुत रीजन होता है, बट सबसे मेन रीजन हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना? ठीक है, फेयर एनफ, बहुत इजी बात है। निकेल क्यों मैम? निकेल क्यों? तो निकेल के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे निकेल ना ही तो हाफ फिल्ड है ना ही तो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन निकेल में बेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ये रीजन दिमाग में लिख लो और इस पे कॉपी में भी लिख लो। तो सुनो पहले, मैंगनीज, निकेल, जिंक हैव higher values than expected because of their half filled or completely filled 3d orbitals in the case of manganese +2 and zinc +2 respectively. ठीक है, and the highest negative enthalpy of hydration in nickel +2. तो nickel +2 में enthalpy of atomization बहुत नेगेटिव होती है ना, बहुत ही हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू वो दिखा रही होती है।
इस वजह से आप बोलते हो इतनी नेगेटिव हाईएस्ट, इतनी ज्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या करेगा, जनरली वो क्या है, ज्यादा वैल्यू दिखाएगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है हाइड्रेशन एनर्जी, तो हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बेटा आपको कब देखने को मिलता है, जब वो ऑक्साइड और फ्लोराइड में होते हैं। मतलब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी देर से पढ़ रहे थे ना, आपसे कोई बोले मैग्नीज +2 दिखा रहा है, वेनेडियम +5 दिखा रहा है, तो कब दिखा रहा है वेनेडियम V2O5, जब वो अपने ऑक्साइड के साथ है। तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप पढ़ते हो तो वो उसके ऑक्साइड, जब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ दिखा रहे होते हैं, ये पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैग्नीज, वो मैग्नीज Mn2O7 के साथ भी बनाता है, ऑक्साइड के साथ बड़ा खुशी वो बना लेता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको किसी भी एलिमेंट के उसके ऑक्साइड या फ्लोराइड के साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ गई? सबने मेरे पास क्लियर लिख दिया ऑलमोस्ट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछते चलना साथ में, ठीक है। इस चैप्टर को ही मैम एक्सेप्शन में रख दें? नहीं बेटा, मत कर बेटा, मत कर। क्या है वो, ना करें जनाब, ना करें ऐसा ना करें जनाब, ऐसे काम मत करो, पिट जाओगे मुझसे तुम लोग, ठीक है। मैम अब नींद आ रही है क्योंकि एंड कर दो, क्योंकि पापा सुबह उठा देंगे 4 बजे। तो बेटा तुम्हारे पास भी एंड का ऑप्शन है, लीव कर दो, तुम 4 बजे उठ के पढ़ लेना। क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको सब क्लियर हो गया, आई गेस सबको सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है, ठीक है। चलो मैम अब जवाब नहीं दे रहे हो डाउट का, पूछो तो पहले। देखो हो सकता है कभी कभी मैं आपका डाउट मिस कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, क्योंकि यार पढ़ाना भी है, सिर्फ डाउट नहीं लेना है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये ट्रेंड है, देखो ऐसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, फिर बढ़ रहा है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कम हो रहा है, इस तरीके से इसका एक ग्राफ होता है ना। जैसे देखो मैग्नीज आ गया, ठीक है, तो मैग्नीज जनरली यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद क्या है, ये देखो निकल आ गया, फिर उसके बाद जिंक आ गया, तो ये जनरली देखो यहाँ पे लगे हुए है ना, यहाँ पे लगे हुए, तो इसका पूरा का पूरा एक ग्राफ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कॉपर इज अ सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, कॉपर एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन है। इट्स E0 वैल्यू इज पॉजिटिव, मीनिंग इट्स लेस लाइकली टू फॉर्म कॉपर +2। देखो E0 की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, है याद है किसी को? ऊपर जाते जाते उसकी ऑक्सीडेशन की पावर बढ़ रही थी, वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो रहा था, ऑक्सीडेशन अच्छा कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो रहा था, याद है किसी को? मैंने ये चीज पढ़ाई थी, है ना। कॉपर का जो है वो सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन है। कॉपर की जो बेटा E0 की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, पॉजिटिव होती है इन अ सोल्यूशन कंपेयर टू अदर मेटल्स। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज energy required to form copper +2 ion is not sufficiently compensated by its hydration energy। उसके हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बता पाती उसको वो सारी कहानी। तो जो कॉपर है अपना, कॉपर को +2 में जब जाना है ना, मतलब कॉपर को अगर मुझे लेके जाना है +2 फॉर्म में, कॉपर है, कॉपर +2 फॉर्म में, और आप सोचो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, कॉपर बना दो, ठीक है। बट इसकी जो वैल्यू है E0 की वो पॉजिटिव हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो उसके हाइड्रेशन एनर्जी भी है, सब कुछ है, तो उसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली गेन कर लेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो है वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा कॉपर +2 से कॉपर बनने में। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कॉपर +2 से कॉपर इज नॉट सफिशिएंटली कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। उसके हाइड्रेशन एनर्जी के जैसे काम नहीं कर सकता कि तुरंत वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू होती है। जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है उसका मतलब उतनी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ये चीज मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा दी थी, अगर समझ में आ गई होगी वहां पे, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। मोर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, आपको याद होगा हाइड्रोजन के ऊपर सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स थे वो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहे थे, मतलब वो क्या कर रहे थे, वो ऑक्सीडेशन की पावर रखते हैं खुद में, ऑक्सीडाइजिंग पावर रख रहे थे खुद में, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे हो रहे थे वो। तो ये उसका सेम रीजन है अगर आपने पढ़ लिया होगा तो, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। M3+ से M2+ सेम ही होगा बेटा। अब देखो M3+ से कोई चीज +3 में है, उसको +2 में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सॉरी उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मैंने उल्टा लिख दिया था क्या? एक सेकेंड, प्लस नहीं, ये तो सही लिखा है, और +3 से +2, हाँ ये सही है, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द M3+ से M2+ में अगर जाना है तो इसमें भी वेरिएबल ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। स्कैंडिनम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्टेबिलिटी में, है ना, विच हैज नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ठीक है यार, आई गेस आप ये एक बार कर लोगे, खुद से बताओ, एक बार रीड कर लोगे इसको,
क्योंकि अगर आप पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ गए सब सेम ही लग रहा होगा, हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, पूरा यही कंसेप्ट आ रहा होगा इसमें, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना। हाई वैल्यू होती है कंपैरेटिवली, हाई वैल्यू फॉर मैंगनीज शोज Mn+2। अरे यार वो हाफ फील्ड हो गया तो हाई वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा जल्दी, नहीं देगा इलेक्ट्रॉन जल्दी, सेम कहानी है ना। किसी में +3 आ गया, वो क्यों नहीं कर रहा है वो पूरा काम, क्योंकि यार वो स्टेबल हो गया होगा, पूरा कहानी सेम लगने वाली है, ठीक है। बताओ क्लियर। फिर वही बात, क्रोमियम और कॉपर बेटा जो है, क्रोमियम और कॉपर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में आप जनरली कंसिडर नहीं करते हो उसको, एक्सेप्शन में कंसिडर कहीं नहीं करोगे आप, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। सही तो लिखा है यार, +1 3, हाँ सही तो है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो +2 में कन्वर्ट होगा बेटा, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। क्लियर मैम, क्रोमियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, हाँ बेटा, +1 इलेक्ट्रॉन होगा मैम, +1 ही तो, अच्छा सॉरी, हाँ ये सही कर लो, +1 कर लो, हाँ सॉरी सही कर लो, +1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, मैंने गलती से वो माइनस लगा दिया, ठीक है, प्लस लिख देना उसको। क्लियर, ये चीज समझ जाओगे खुद से, एक बार खुद से जरूर इसको देख लेना, ठीक है, इसको एक बार जरूर देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू E0 की, बताओ एक ऐसा मेटल जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब 3D सीरीज की बात हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू है E0 की M2+ से, जब आप M में जा रहे हो, M+2 से जब आप M में जा रहे हो तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है इस मेटल की। कौन सा मेटल होगा, जल्दी से, हाँ बस क्वेश्चंस बचे हैं 5 मिनट के। मैम 9:45 हो गया, तो ऐसा कोई वो थोड़ी है कि टाइम है 9:45 का, अभी है हमारे पास 10 मिनट। जल्दी से बताओ क्या लगता है आपको, कॉपर ठीक है, क्रोमियम ठीक है, ABCD सभी लिख देते हो क्या। और केमिकल काइनेटिक्स में मैम बैकलॉग हो गया है, अब क्या करें मैम, आप घर कैसे जाओगे, घर चले जाएंगे यार, रैपिडो, और क्या रैपिडो जिंदाबाद। और क्या किसी ने बोला केमिकल काइनेटिक्स में बैकलॉग हो गया ना, तो बैकलॉग को कुछ नहीं कर सकते बेटा, बस पढ़ के ही जाएगा वो, संडे का टाइम निकालना, फटाफट पढ़ लेना, है ना, ठीक है। बहुत सारे आंसर आ गए, ऑलमोस्ट सारे आंसर करेक्ट है, कॉपर विल बी द राइट आंसर, सारे आंसर करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कॉपर की जो है हाईएस्ट वैल्यू होती है, अभी एग्जाम्पल में लिखा हुआ था वो चीज, है ना। चलो केस बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ऑब्जर्व द टेबल, ठीक है, एक टेबल दी होगी 3D सीरीज की, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये गिवन होगा उसमें, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई डज जिंक हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया तो क्वेश्चन से पूरा करो, क्यों जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है यार, बताओ, अब भी बताया था, बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, मुझे नहीं लगता मुझे आपके आंसर का वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सबके दिमाग में आ गया होगा मैम फुल्ली फिल्ड है भाई साहब अपना, है ना, कंप्लीटली फिल्ड 4s ऑर्बिटल है, वो स्टेबल है ऑलरेडी, ठीक है। व्हाई नेक्स्ट, व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज हाई, सोचो वही सेम कहानी होगी, देखो मैंगनीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हो तो वो बहुत ज्यादा आ रही है, क्यों, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2 3d1, देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, ठीक है, अब दूसरा निकाला, ठीक है, अब तीसरा निकाल दोगे तो वो आर्गन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैंगनीज यही तो 4s2 3d, सॉरी मैंगनीज 3d5, मैंगनीज है ना, थर्ड आयनाइजेशन है 3d5 सॉरी 3d5, तो होगा क्या, देखो अच्छा ये याद है ना सबको, इलेक्ट्रॉन निकलता भी पहले S से, जाता भी पहले S पे, जैसा मैंने लिखा है वहां पे, पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, अब तीसरा तुम कहां से लेने आ रहे हो, D से, अच्छा भाई साहब 1 2 3 4 5, हम हाफ फील्ड है, भूलना नहीं, हम हाफ फील्ड है, हमसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाओगे इतनी जल्दी, नहीं ले पाओगे, बात ही खत्म, ठीक है। इट इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स 3d5 विच इज मोर स्टेबल, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is chromium +3 more stable than chromium +2? क्रोमियम जो +3 है और जो +2 है, शक्ति V करो, 24 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब ये होता है 4s2 3d4, है ना, 3d4, जैसे आप 4s1 3d5 भी लिख सकते हो, है ना। तो वो बोल रहा है कि why is chromium +3 more stable, ये ज्यादा स्टेबल है, more stable, और ये भाई साहब +2 लेस स्टेबल है ना, एक मोर स्टेबल है, एक लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है भाई, अच्छा अरे यार देखो, अगर मैं इसको जनरल मान लो मैंने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ले लो, किसी को भी ले लो, इसको भी ले सकते थे जो भी यहाँ पे लिखा था, ठीक है, किसी को भी ले लो, चलो लिखा रहने दो, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर 3d5, 1 2 3 4 5, 3d5 है, तो वो ये बोल रहा है कि जब मैं इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो ये ज्यादा स्टेबल है, सही है ना, हाँ, तो जब मैं इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो ये स्टेबल है,
लेकिन वही जब ऐसे केवल 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 3d5 में आना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसका जो एक्चुअली इसका जो रीजन है ना, इसका रीजन नहीं होगा, ये रीजन नहीं हो सकता। देखो हम इतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताती हूँ। हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा, और जहां वो नहीं लग रहा समझ जाना आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो वो नहीं होगा इसमें। तो इसमें क्या रीजन है? इसमें रीजन है डी ट्रांजिशन का। इसमें रीजन है T2G और TEG वाला जो सीरीज आ जाती है, EG और T2G वाली जो सीरीज आ जाती है, जो मैंने आपको बोला कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझ में आएगी। तो बिकॉज T2G और जो है और ये जो है वो मोर स्टेबल है, वो फुल्ली फिल्ड हो जाती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रिब्यूशन, देखो आंसर सही है, आपको पता है। अगर आपको एक बात बताऊं, आपको आधा नंबर मिल जाएगा अगर आप ये लिख के आओगे हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाला। और उसका रीजन आप सोचोगे गलत अगर आपने ये कर दिया कि यार एस और डी ऑर्बिटल की बात नहीं है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन T2G EG सेट में करते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी हो रही है। T2G और EG सेट याद है, ऐसे 2 ऑर्बिटल होती है, एक बार 3 ऑर्बिटल होती है। मैं पढ़ाऊंगी आपको, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, कोऑर्डिनेशन में है वो, ठीक है। तो उसका रीजन है कि वहां पे क्या होता है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी कि वो हाफ फिल्ड हो गया। वही जब आप बात करते हो क्रोमियम की तो 3d4 होता है उसमें, तो उसमें वहां पे स्टेबल हो जाता है, वो वहां पे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलो, वाई इज E नॉट ऑफ Mn+2 से प्लस Mn इज माइनस, नेगेटिव वैल्यू क्यों है? वही सारी सेम कहानी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वगैरह लगा दो, है ना, कुछ भी बोल दो, यही सारे। इट इज ड्यू टू कुछ भी बोल दो, मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है, लो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लो सब्लिमेशन इंथैल्पी, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। मैंने आपको बोला ये सारी इंथैल्पीज याद कर लो, और जिसमें कम वैल्यू वही नेगेटिव वैल्यू ला रहा है, ठीक है। जैसे हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह की अभी आपने क्या बोलते हैं निकल के लिए एक्सेप्शन पढ़ा था, सेम वही, ठीक है। Why is Fe+3 more stable than Fe+2? तो देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या तो नॉर्मल वाली लग रही होगी या तो T2G T2 वाली EG वाली लग रही होगी, ठीक है। Why is Mn+3 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अरे यार अभी वही चीज बता के गई हूं मैं, है ना। Mn+3 क्या करेगा, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली, है ना। तो वो जो है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पॉजिटिव के लिए दिखा रहा होगा। मैम T2G और EG होता क्या है? कोई टेंशन मत लो बेटा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने शायद थोड़ी भी प्रिपरेशन करी है। अगर आपको पता ही नहीं है T2G और EG क्या है तो फिर भूल ही जाओ बेटा, फिर उसको पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समझना, जिसमें मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये पूरी चीज डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर परेशान मत हो, क्योंकि वो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ठीक है। बाकी अगर जिसको पता होगा वो बहुत इजीली इसको लिख भी ले रहा होगा। चलो ऑलमोस्ट हो गया, बाकी बस यही है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं ना। कॉम्प्लेक्स सबको पता है, D&F ब्लॉक से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मेटल आपस में मिल जाते हैं तो अलॉय बन जाता है ना। आयरन का अलॉय, एल्यूमिनियम का अलॉय कितना फेमस है, तो आयरन का अलॉय इसमें बन जाता है, ठीक है। और कैटालिटिक प्रॉपर्टी जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, आयरन हो गया, कितनी बार आपने देखा होगा आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो एज अ कैटलिस्ट बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। तो बस दैट्स इट। बताओ क्लियर है बेटा आज का टॉपिक? मैम ये चैप्टर तो इतना इजी है, सब हार्ड क्यों कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये हार्ड तो वही बच्चा कहता है जिसको थोड़ा भी लर्न नहीं करना है चीज़ों को। अच्छा मैंने ना अगेन बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं, मतलब मैं भी ये बात बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ चीज़ों को समझा। मैंने आपको फर्स्ट डे पे भी ये बात बोली होगी, चीज़ों को समझो। मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि बेटा ये रट लो, ये नहीं पढ़ाएंगे हम तुमको ये रटना है। मैं तुमको जितना हो पाता है उसके हर एक रीजन देती हूँ। ऑफकोर्स आप तो फिर भी फास्ट मोड में पढ़ रहे हो, जो हमसे प्रारंभ में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम बहुत डिटेल में चीजों को समझ रहे होते हैं, है ना। या जो उससे पहले से मुझे कभी जानते होंगे तो वो ये बात अगर मुझसे कहीं भी पढ़ा होगा आपने लॉन्ग टर्म बैच में, तो वहां भी हम बहुत डिटेल में जानते हैं। यहाँ भी मैं जितना हो पाता है डिटेल ही रखती हूँ, रटवाती कभी नहीं हूँ। लेकिन स्टिल अगर आपसे कोई बोल रहा है D&F ब्लॉक, बहुत मैं आपको बोल नहीं सकती कुछ चीजें, बट वो आगे से चौड़ में जो बोलता है ना कि बेटा तुम्हें पूरा पढ़ना, बेटा पढ़ो लेकिन प्लीज इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ चीजें याद भी रखो। आप एग्जाम में बैठ के वहां खुराफाती नहीं करने बैठे हो कि 3 घंटे का पेपर है 6 घंटे में करेंगे, लेकिन भैया समझ के लिखेंगे नहीं। यू हैव टू राइट कट टू द पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं 1000 बार ये बात बोलती हूँ अपने बच्चों को कि 1000 बार बोल रही हूँ, तुम हर चीज समझो पर कुछ चीजें याद करो। जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन होता है केमिस्ट्री का जिसमें आप कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है। मैंने आपको 1000 एक्सेप्शन बताया, हर चीज बताई और हर एक को विद एक्सप्लेनेशन बताया। मैंने किसी में नहीं बोला कि बेटा ये एटॉमिक साइज ऐसा है रट लो, नहीं, मैंने समझा दिया। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा याद रखो इसे, मैं फिर भी बोल रही हूँ याद रखो इसे। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी भी फर्जी टीचर के अच्छे टीचर के भी आके ये कहने, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हिसाब से चीज़ों को समझ लो, हर चीज़ देखो, हर चीज़ करो, पर थोड़ा सा दिमाग चलाया करो, है ना। सब समझो, बहुत डिटेल में समझो, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी चीज़ें याद भी रखो
ताकि आप कट टू द पॉइंट लिख पाओ। इट शुड नॉट बी कि हमें समझ में आ गया 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन को हम पैराग्राफ में लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है यार। देखो तो क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स। अब उसको चाहे आप समझने के बाद लर्न करो, चाहे आप लर्न थोड़ा सा कर ही लो, जो भी आपकी मर्जी है भाई। एंड मोमेंट पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, स्टार्टिंग से तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले समझो फिर याद करो। अब भाई आप एकदम एंड मोमेंट पे बैठे हुए हो, आप बोल दो 2 दिन बचे एग्जाम को या कल ही एग्जाम है मैम अब कैसे समझे, तो फिर बेटा लर्न ही कर लो, क्या बोल दे। बट जनरल एक आइडियल हर एक चीज को पढ़ने का तरीका यही है, समझो और थोड़ा सा याद करो, समझो और याद जरूर करो। तो मतलब इन शॉर्ट, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं तो मैं इनऑर्गेनिक के लिए बता दूं, थोड़ा सा याद भी करना, चीज़ों को याद रखना होता है वरना भूल जाओगे बहुत इजीली। तो अगर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है मतलब आप याद नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि ये याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यस ऑर्गेनिक बेटा बस कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन का ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उसके बाद हेलो एल्केन हेलोरीन शुरू कर देंगे। बस मैक्सिमम 3 क्लासेस के बाद, 3 क्लासेस के बाद विल बी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बाकी आज की स्लाइड में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है आपके लिए, होमवर्क है ना, आज बस जो पढ़ाया है उसको रिवीजन कर लेना। कल मैं इस चैप्टर को जब खत्म करूंगी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दूंगी होमवर्क के लिए, उन्हें जरूर से लगा देना। दैट्स ऑल अबाउट D&F ब्लॉक। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो हमें कल पढ़नी है। कल मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, गुड नाइट।